डिस्क्लेमर। यह वीडियो केवल मनोरंजन और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इस उपन्यास में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से प्रयुक्त की गई हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। खबर सुनते ही दौड़कर आए हाओ यूलिन भार्गव के सामने आए और आदरपूर्वक सिर झुकाया। फिर मुड़कर चिल्लाए, तुम अभी भी वहीं खड़े क्यों हो? हैरान क्यों हो? इन्हें बाहर निकालो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं लिन समूह का लिन शाओतियान हूँ और मेरे दादा मेजर जनरल हैं। मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। आज मैं तुम्हारी त्यागी हुई रॉयल एंटरटेनमेंट कंपनी बंद करवा दूंगा। हालांकि लिन शाओतियान घमंडी और दबंग स्वभाव का था, पर वह पूरी तरह मूर्ख नहीं था। त्यागी हुई रॉयल एंटरटेनमेंट क्लब का मालिक एक ऐसा व्यक्ति था जिसका गुप्त जगत और वैध जगत दोनों में प्रभाव था। इसलिए उसने सीधे अपने दादा का नाम लिया। दरअसल उसके दादा लिन शाओबेई थे, जो शिया देश के लिंगनान क्षेत्र के पूर्व कमांडर थे। हाल के वर्षों में लिन परिवार ने भी इस प्रतिष्ठा का लाभ उठाकर अपने व्यवसाय को खूब बढ़ाया था और नी समूह से भी ऊंचा दर्जा हासिल कर लिया था। लिन ग्रुप का नाम सुनते ही हाओ यूलिन के चेहरे पर हल्का सा बदलाव आया और उनकी भौहें तन गईं। मोदू के सबसे प्रतिष्ठित मनोरंजन क्लब के महाप्रबंधक होने के नाते उन्हें प्रमुख अग्रणी उद्यमों की स्वाभाविक समझ थी। लिन ग्रुप बेहद ताकतवर था, खासकर उस व्यक्ति के साए में। वे ऐसे लोग नहीं थे जिन्हें नाराज करना वह बर्दाश्त कर सकें। तुरंत ही उन्होंने अपने नए बॉस की ओर चिंता से देखा और उनकी राय पूछी। इन्हें निकाल दो। हालांकि भार्गव ने लिन शाओटियन की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। बॉस, लिन परिवार के पीछे एक मेजर जनरल हैं। जैसा कि कहावत है, आम लोग अधिकारियों से पंगा नहीं लेते। हम चूंकि उन्होंने बॉस भार्गव की जानकारी देखी थी और जानते थे कि वह मोदू के स्थानीय निवासी नहीं हैं, हाओ यूलिन को डर था कि भार्गव लिन परिवार की पृष्ठभूमि से अनजान हैं और शायद इशारा कर रहे हैं। मैंने कहा, इन्हें निकाल दो। हाओ यूलिन को अपनी बात पूरी करने का मौका दिए बिना भार्गव ने हाओ यूलिन को थोड़ी सिकुड़ी हुई निगाहों से देखते हुए दोहराया। हाँ। भार्गव की निगाहों के सामने हाओ यूलिन का दिल अचानक जोर से धड़कने लगा और उसके माथे पर पसीना आ गया। उसके बॉस का दबदबा बेहद भयानक था। हालांकि वह जियांगहू में काफी समय से रह रहा था, फिर भी भार्गव की एक नज़र से ही उसे डर लगने लगा। हाओ यूलिन ने तुरंत हाथ हिलाया और सुरक्षाकर्मियों का एक दल तुरंत आगे बढ़ गया। कमीनो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? अब तुम्हारा काम तमाम। लिन शाओटियन लगातार गालियां बक रहा था, क्योंकि सामने वाला टस से मज नहीं हुआ था। लेकिन बॉस के आदेश पर इन सुरक्षा गार्डों को इस बात की परवाह नहीं थी कि आप कौन हैं। उन्होंने लिन शाओतियान और उसके साथियों को बेहोश गैंगजी समेत उठाया और सबको बाहर फेंक दिया। बॉस, लिन शाओतियान शायद इसे आसानी से नहीं जाने देगा। कोई बात नहीं, अगर उसने दोबारा आने की हिम्मत की तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वह कभी वापस न आए। हालांकि भार्गव का स्वभाव अच्छा था, लेकिन वह एक सिद्धांत को समझता था, अच्छे लोगों को अक्सर परेशान किया जाता है। वह जानबूझकर मुसीबत मोल नहीं लेता था, लेकिन अगर मुसीबत आती तो वह उसे शुरू में ही खत्म कर देता। त्यागी हुई रॉयल एंटरटेनमेंट क्लब के बाहर लिन शाओतियान और अन्य लोगों को सीधे बाहर फेंक दिया गया और वे कीचड़ में जा गिरे। धिक्कार है, तुम सब मर गए। लिन शाओतियान गुस्से से उबल रहा था। बड़बड़ाते हुए वह जमीन से उठा और तुरंत अपना फोन निकाला। डायरेक्टर हो, मैं लिन शाओटियन हूँ। त्यागी हुई रॉयल एंटरटेनमेंट क्लब में बॉस ने मेरी पिटाई की। ये जगह अपने बड़े रुतबे के चलते ग्राहकों को परेशान करती है। क्या आप इस मामले को देखेंगे या नहीं? क्या सच में? आप वहीं रुकिए, मैं अभी लोगों को लेकर आता हूँ। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। फोन रखने के बाद भी लिन शाओटियन का गुस्सा शांत नहीं हुआ। गैंगजी को जमीन पर पड़ा देखकर उसने उसे कई बार लात मारी। धिक्कार है, तुम लोगों को रखने का क्या फायदा? अहम मौकों पर तुम सब निकम्मे हो। बाकी कर्मचारियों ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन उसकी हैसियत के कारण वे चुप रहे। कुछ देर बाद त्यागी हुई रॉयल एंटरटेनमेंट क्लब के बाहर एक दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आईं और वर्दीधारी कर्मचारियों का एक समूह उतरा। अंकल हो, आप आखिरकार आ ही गए। लिन शाओटियन ने सीधे नेता का अभिवादन किया। हम चलिए अंदर चलते हैं। फिर वह क्लब के अंदर चला गया। क्लब के सुरक्षा गार्ड और कर्मचारी उन्हें वर्दी में देखकर उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने तुरंत हाओ यूलिन को सूचित कर दिया। लान्यू हॉल के सुप्रीम प्राइवेट रूम के अंदर। बॉस, लिन शाओटियन कुछ लोगों को लेकर आया है। ये कानून प्रवर्तन विभाग के निदेशक हुआओटिंग गक्सुआन हैं। दरवाजे से यह घोषणा सुनकर हाओ यूलिन ने घबराकर भार्गव को सूचना दी। हालांकि वह अंडरवर्ल्ड और वैध दुनिया दोनों में संपर्क होने का दावा करता था, लेकिन उसके ज्यादातर संपर्क मध्यम से निचले स्तर के अधिकारियों से थे। हालांकि वह इन उच्च स्तरीय व्यक्तियों से कुछ बार मिल चुका था, लेकिन वह ये नहीं कह सकता था कि उनके साथ उसके संबंध बहुत अच्छे थे। ओह, ये सुनकर भार्गव ने शांत भाव से अपना फोन निकाला। मैं त्यागी हुई रॉयल एंटरटेनमेंट क्लब में हूँ। मुझे आपसे कुछ काम करवाना है।
ठीक है बॉस, मैं यहीं पास में हूँ, मैं 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा। फ़ोन के दूसरी तरफ से एक विनम्र आवाज़ आई। फ़ोन रखने के बाद भार्गव शांति से सोफे पर बैठ गया और संतोष और बाकी लोगों को, जो थोड़े घबराए हुए थे, बैठने का इशारा किया। जब उन्होंने सुना कि लिन शाओटियन ने कानून प्रवर्तन विभाग के निदेशक को फ़ोन किया है, तो ये कहना झूठ होगा कि वे डरे नहीं थे। अगर यह कोई आम गली मोहल्ले की लड़ाई होती तो वे नहीं डरते। लेकिन यह व्यक्ति पर भी निर्भर करता है, कुछ लोग सचमुच ऐसे होते हैं जिन्हें ठेस नहीं पहुंचती। हालांकि चून की बात यहां तक आ गई थी, संतोष और बाकी लोग भी तैयार थे। भाई होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से सुख दुख में साथ देंगे। इसलिए दृढ़ निश्चय के साथ वे भार्गव के बगल में बैठ गए, उसके साथ इसका सामना करने के लिए तैयार। बैंग, निजी कमरे का दरवाजा फिर से जोर से खुल गया। हुआओ टिंगक्सुआन और लिन शाओटियन आगे आगे अंदर आए और उनके साथी तुरंत अंदर घुस गए और निजी कमरे में मौजूद सभी लोगों को घेर लिया। आप यहाँ के बॉस हैं। हुआओ टिंगक्सुआन ने निजी कमरे में मौजूद लोगों पर नजर डाली और अंत में बीच में बैठे भार्गव की ओर देखा। मैं हूँ। भार्गव सोफे पर शांत भाव से टिका रहा और सिर हिलाया। जैसे जैसे उसकी दौलत बढ़ती गई और उच्च अधिकारियों से उसका संपर्क बढ़ता गया, भार्गव की सोच और दृष्टिकोण पहले जैसे नहीं रहे। ये जानते हुए भी कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति मोदू के कानून प्रवर्तन विभाग का निदेशक है, वह शांत बना रहा। किसी ने शिकायत की है कि आपने यहाँ किसी पर हमला किया है, जिससे किसी की हाथ की हड्डियां टूट गईं और वह कोमा में चला गया। इस बारे में आपका क्या कहना है? भार्गव को इतना शांत देखकर उनके समूह के अंदर आने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला और उसकी आंखों में जरा भी हलचल नहीं हुई। हुआओ टिंगक्सुआन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये व्यक्ति सीधा सादा नहीं लग रहा था, इसलिए उसका लहजा फिर से सख्त हो गया, मानो भार्गव और दूसरों पर दबाव कम कर रहा हो। हाँ, मैंने उन्हें मारा, लेकिन क्या आपको पहले यह नहीं समझना चाहिए कि मैंने उन्हें क्यों मारा? भार्गव ने पहले से बनी चाय उठाई, एक घूंट लिया और हुआओ टिंगक्सुआन को थोड़ी दिलचस्पी से देखा। मैंने पीड़ित से कारण पूछ लिया है। आपका प्रतिष्ठान न केवल ग्राहकों को धमकाता है और नागरिकों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालता है, बल्कि खुलेआम वेश्यावृत्ति सेवाएं भी चलाता है। केवल इन 2 बातों से ही आपका प्रतिष्ठान बंद होना चाहिए। आप कहते हैं बंद और यह बंद हो गया। हा, पीड़ित, क्या आप निदेशक के रूप में ऐसे व्यवहार करते हैं? क्या आप उस वर्दी के लायक भी हैं? ये सुनकर भार्गव ने जरा भी भय नहीं दिखाया, इसके बजाय उसने हुआओ टिंगक्सुआन को उपहास भरी नजरों से देखा। अहंकारी, मैं देखता हूं कि आप वाकई बहुत दुस्साहसी हैं। मर्दों, उसे और उसके साथियों को यहां से ले जाओ, मौके पर ही उनके पहचान पत्रों की जांच करके सबूत जुटाओ और इस जगह को सील कर दो। अपने से 2-3 दशक छोटे दिखने वाले एक युवक द्वारा उपहास किए जाने पर लंबे समय से उच्च पद पर आसीन रहे हुआओ टिंगक्सुआन तुरंत क्रोधित हो गए। देखते हैं कौन हमारे बॉस को छूने की हिम्मत करता है। तभी दरवाजे के बाहर से एक गुस्से भरी चीख सुनाई दी। आवाज की दिशा में सबने मुड़कर देखा और सबकी धड़कनें तेज हो गईं। चू झानपेंग, हुआओ टिंगक्सुआन ने हैरानी से कहा। अपनी स्थिति के कारण वह मोदू के हर बड़े व्यक्ति से परिचित था, लेकिन इस समय उसका दिल बुरी तरह हिल गया, जैसे उसने कुछ अविश्वसनीय सुन लिया हो। ये व्यक्ति आपका बॉस है? जी हाँ, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। ये है शियोंगफैंग कैपिटल के असली बॉस, भार्गव, श्रीमान भार्गव। इतना कहकर चू झानपेंग भार्गव के दाहिनी ओर गया और वहीं खड़ा हो गया। हाओ यूलिन पूरी तरह से हैरान रह गया। क्या उसके बॉस की भी यही पहचान है? अब तक वह इतना शांत क्यों था? मोदू में कौन शियोंगफैंग कैपिटल के बारे में नहीं जानता? चू झानपेंग एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, जो कानूनी और गैर कानूनी दोनों क्षेत्रों का माहिर है। उसके सामने वह क्या था? वह इस नए बॉस की पहचान जानने के लिए और भी उत्सुक हो गया। चू झानपेंग को भला कौन वश में कर सकता था? संतोष के अलावा झांग हुई और बाकी लोग भी पहली बार भार्गव की पहचान जान रहे थे और वे सब अवाक रह गए। फिर भी सदमे के बावजूद वे बेहद उत्साहित थे। स्वाभाविक रूप से उन्हें गर्व महसूस हो रहा था कि उनके भाई ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसके विपरीत हुआओ टिंगजुआन के चेहरे पर सदमे से ज्यादा शर्मिंदगी झलक रही थी। लिन शाओटियन ने सिर्फ इतना बताया था कि भार्गव तियांदी रॉयल एंटरटेनमेंट के मालिक हैं, उन्हें नहीं पता था कि भार्गव शियोंगफैंग कैपिटल के भी मालिक हैं। अगर उन्हें पता होता तो वे इतनी जल्दी जवाबदेही मांगने नहीं आते। ओह बॉस लू, देखिए तो सही, ये तो ड्रैगन किंग के मंदिर को बहा ले जाने वाली बाढ़ जैसा मामला है। हम सब एक ही परिवार हैं, ये सब एक गलतफहमी है। आखिरकार इतने सालों तक समाज में रहने के बाद इंसान को सहनशीलता तो आ ही जाती है। इसलिए हुआओ टिंगजुआन ने तुरंत अपना चेहरा बदल लिया और गर्मजोशी से बोले, अंकल हुआ, आप चुप रहो। देखो तुमने क्या गड़बड़ कर दी है। बॉस लू से माफी क्यों नहीं मांग रहे? लिन शाओटियन को अभी भी हंगामा करते देख हुआओ टिंगक्सुआन ने तुरंत उसे रोक दिया और मन ही मन उस बदमाश की 18 पीढ़ियों को कोसने लगा। रुको, 17 पीढ़ियां? वह लिन शाओटियन के दादा को कोसने की हिम्मत नहीं करेगा।
अगर भार्गव पहले त्यानदिहुई रॉयल एंटरटेनमेंट के बॉस होते तो हुआओ टिंगक्सुआन स्वाभाविक रूप से इतने विनम्र नहीं होते। हाओ यूलिन बाहर सफल हो सकती है, लेकिन हुआओ टिंगक्सुआन की तुलना में वह अभी भी कई स्तर नीचे था। लेकिन चू झानपेंग बिल्कुल अलग था। शियोंगफैंग कैपिटल न केवल मोदू में एक विशाल संगठन था, बल्कि अन्य प्रांतों और शहरों में और यहां तक कि पूरे देश में भी उसका महत्वपूर्ण स्थान था। मोदू कानून प्रवर्तन विभाग का निदेशक होने के बावजूद उसे शियोंगफैंग कैपिटल के प्रति सम्मान दिखाना ही था। मैं माफी मांगूं। क्यों? शियोंगफैंग कैपिटल में ऐसा क्या खास है? मेरे दादाजी के एक शब्द से ही शियोंगफैंग कैपिटल बेकार हो जाएगा। लिन शाओटियन ने हालांकि सब कुछ अनसुना कर दिया और अपने अहंकार पर अड़ा रहा। उसकी नज़र में उसके दादाजी का रुतबा हर समस्या का समाधान कर सकता था। ओह, ऐसा है। आपके दादाजी कौन हैं? इस समय भार्गव बोला, मेरे दादाजी लिन शाओबेई हैं, जो लिंगनान क्षेत्र के पूर्व कमांडर और मेजर जनरल के पद पर हैं। वह ऐसे व्यक्ति नहीं है जिन्हें नाराज करना ठीक हो। बच्चे, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि लिंगलिंग को मुझे सौंप दो, फिर मैं, युवा स्वामी, पुरानी बातों को भूल जाऊंगा। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि शियोंगफैंग कैपिटल काफी शक्तिशाली है, लेकिन अपने दादा के रुतबे के कारण उसे जरा भी डर नहीं था। हालांकि चून की चाचा हुआ मामले को आगे बढ़ाना नहीं चाहते थे, इसलिए उसने पीछे हटने का फैसला किया। लिंगलिंग को पाना ही काफी था, क्योंकि यही उसका मूल लक्ष्य था। इसके अलावा उसे लगा कि समझौता करने की उसकी इच्छा भार्गव को पूरी तरह से सम्मान दिला रही है। बॉस लू, ये लड़का 3 पीढ़ियों में इकलौता पुरुष वारिस है और बचपन से ही अपने परिवार में लाड़ प्यार से पला बड़ा है। कृपया बड़ा दिल दिखाएं और उसे नाराज न करें। इसके अलावा एक मामूली महिला के लिए बूढ़े मालिक लिन को नाराज करना नासमझी होगी। लिन शाओतियान की बात सुनकर हुआ टिंगजुआन मन ही मन बड़बड़ाया, ये तो बुरा हुआ। हालांकि लिन शाओतियान के दादा ने एक बार उस पर दया दिखाई थी और उसे पदोन्नति दी थी, इसलिए उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। सुखद महिलाओं का क्या वे बदकिस्मती की हकदार हैं? उसे मजबूरी में इस धंधे में आना पड़ा और वही तो लिंगलिंग को अपने साथ जाने के लिए मजबूर कर रहा था। ये सुनकर भार्गव ने आखिरकार भौहें चढ़ा लीं। लेकिन नहीं। लिन शाओबेई, मेजर जनरल, हम्फ, क्या बड़ा ओहदा है। भार्गव ने बार बार ताना मारा और दूसरा फोन किया। हेलो भाई चेन, क्या आप इस बूढ़े आदमी के साथ शराब पीने के लिए आए हैं? ओह नहीं, वापस आने पर शराब पीने की बात करेंगे। बूढ़े किन, क्या आप लिन शाओबेई को जानते हैं? लिन शाओबेई, ओह मुझे याद आया, लिंगनान सैन्य क्षेत्र के कमांडर, लेकिन वे बहुत पहले सेवानिवृत्त हो गए थे। क्यों? दरअसल उनका पोता अच्छी महिलाओं को वेश्यावृत्ति में धकेल रहा है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उसे पीट दिया। अब वह अपने दादा लिन शाओबेई का इस्तेमाल करके मुझ पर दबाव डाल रहा है और मुझे झुकने पर मजबूर करना चाहता है, और वह मेरे प्रतिष्ठान को बंद करवाना चाहता है। क्या ये हो गया? यहीं रुको, मैं उस बदमाश को फोन करता हूँ। इतना कहते ही दूसरी तरफ से फोन कट गया। भार्गव थोड़ा अवाक रह गया, उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी। हालांकि पास खड़ा हुआ टिंगजुआन पसीने से भीग गया था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, क्योंकि वह पास ही खड़ा था और भार्गव ने जानबूझकर उससे बचने की कोशिश नहीं की थी, इसलिए उसने फोन की सारी बातें साफ साफ सुन लीं, खासकर आवाज जिसने उसे अजीब तरह से घबरा दिया। बॉस लू, अगर मैं पूछ सकता हूं तो क्या अभी फोन पर बूढ़े किन थे? क्या वो बूढ़े किन तियानलोन थे? ओह, आप उन्हें जानते हैं? अरे बाप रे टिल्डक। भार्गव की पुष्टि सुनकर हुआ टिंगजुआन चीख पड़ा और लगभग जमीन पर गिर पड़ा। वह उन्हें कैसे नहीं जानता? सिस्टम में कौन सा अनुभवी किन तियानलोन को नहीं जानता? वो हुआशिया के मिथक थे, इकलौते युद्ध के देवता। उसके सामने मेजर जनरलों की तो बात ही छोड़ी, एक महान जनरल को भी पोते की तरह झुकना पड़ता। उसने फोन पर साफ सुना था कि बूढ़े किन ने सामने वाले को भाई कहा था। बूढ़े और जवान के बीच उम्र का अंतर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे एक दूसरे को भाई क्यों कह रहे थे, लेकिन उनका रिश्ता वाकई असाधारण था। युद्ध के देवता की उपाधि के अलावा बूढ़े किन को शराब के देवता के रूप में भी जाना जाता था, जो शराब के दीवाने थे। लेकिन वे किसी के भी साथ शराब नहीं पीते थे। जो भी उनके साथ बैठकर शराब पी सकता था, वह निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति होता था जिसे वे पहचानते और पसंद करते थे। ये सोचकर हुआ टिंगक्सुआन के पैर फिर से कांपने लगे। आज उसकी किस्मत कितनी खराब थी कि उसने इतने महान देवता को नाराज कर दिया। उसे लिन शाओटियन से और भी नफरत हो गई। ये बेवकूफ़ दूसरी पीढ़ी का अमीर लड़का हमेशा उसे मुसीबत में डालता था। अब तो सब खत्म हो गया था। अब वह सिर्फ प्रार्थना कर सकता था, उम्मीद कर रहा था कि बाद में उसे इसमें न फंसाया जाए। उसने मन ही मन ये भी सोचा कि क्या उसका पहले का रवैया बदलना सही समय पर हुआ था। क्या भार्गव उसे बख्श देंगे? बूढ़े किन हम सभी सैन्यकर्मियों के लिए आदर्श हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप उन्हें जानते होंगे। ये कहते हुए हुआ टिंगजुआन तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। बॉस लू, मैं पहले लालच में अंधा हो गया था और इस लड़के की एक तरफा कहानी सुन ली।
आखिर उसके दादाजी ने मुझ पर बहुत कृपा की थी। कृपया मुझे क्षमा करें बॉस लू। मैं वादा करता हूं कि भविष्य में अपनी गलती सुधारूंगा। मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे एक मौका दें। हुआओ टिंगजुआन ने अपने आसन को बिल्कुल न्यूनतम कर लिया, जिससे आसपास खड़े लोग उसे अलग नजरों से देखने लगे। यह मोदू कानून प्रवर्तन विभाग के निदेशक थे। कुछ प्रांतों में वे एक उच्च पदस्थ क्षेत्रीय अधिकारी के बराबर होते, लेकिन अब वह 20 वर्ष के एक युवक के सामने घुटने टेक रहा था और उसका रवैया इतना सच्चा था कि देखने वाले पूरी तरह से अचंभित थे। अनुभवी चू जानपेंग की आंखों में भी आश्चर्य झलक रहा था। हुओ टिंगक्सुआन, तू गद्दार है। मैं ये देखकर लिन शाओटियन क्रोधित हो उठा। जैसे ही वह कुछ कहने ही वाला था, उसका फोन बज उठा। कॉलर आईडी देखकर यह उसके दादा लिन शाओबेई का फोन था। वह तुरंत खुशी से झूम उठा। मेरे दादाजी का फोन है, तुम सब मर जाओगे। इतना कहकर उसने फोन उठाया। तू नीच है, तेरे बाप ने तेरे जैसे दरिंदे को कैसे जन्म दिया। अचानक फोन से एक क्रोधित आवाज निकली। दादाजी, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? लिन शाओबेई की तीखी डांट के बाद लिन शाओटियन पूरी तरह से हैरान रह गया। मेरा दिमाग खराब हो गया है? बिल्कुल नहीं। जाओ भार्गव से माफी मांगो और उनसे क्षमा मांगो, वरना लिन परिवार से निकल जाओ। मुझे तुम्हारे जैसा मूर्ख पोता नहीं चाहिए। लिन शाओबेई की दहाड़ फिर से फोन पर सुनाई दी। इस बार लिन शाओटियन घबरा गया। लिन परिवार की तीसरी पीढ़ी का इकलौता वारिस होने के नाते घर पर सब उसकी बात मानते थे और उसे खूब लाड़ प्यार करते थे। इसी वजह से वह बाहर जाते समय लगभग हमेशा ही अकड़ दिखाता था। उसने सालों में कई मुसीबतें खड़ी की थीं और उसका परिवार हमेशा उसकी गलतियों को सुधारता था। लेकिन आज उसके दादाजी, जो आमतौर पर उसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, एकदम अलग व्यवहार कर रहे थे और उसे रिश्ता तोड़ने की धमकी भी दे रहे थे। बड़े भाई लू, दादाजी लू, मुझसे गलती हो गई। आप तो बड़े दयालु हैं, मुझे तुच्छ समझकर जाने दीजिए। हालांकि लिन शाओटियन कारण नहीं जानता था, पर दादाजी की दहाड़ से उसे पता चल गया कि बूढ़ा सचमुच बहुत क्रोधित है। इसलिए वह तुरंत और दृढ़ता से भार्गव के सामने घुटने टेक कर लगातार गिड़गिड़ाने लगा और दया की भीख मांगने लगा। फोन अभी कटा नहीं था। अपने पोते को दया की भीख मांगते और भार्गव को चुप देखकर लिन शाओबेई चिंतित हो गया। अरे बदमाश बच्चे, भार्गव को फोन दे दो। लिन शाओटियन ने बात मान ली और फोन उन्हें दे दिया। नमस्कार, मैं लिन शाओबेई हूँ। बॉस ने अभी मुझे फोन किया और खूब डांटा। भाई भार्गव, कृपया आज के मामले में नरमी बरतें। ये बदतमीज बच्चा बचपन से ही बिगड़ा हुआ है, मैं इसे ठीक से पढ़ा नहीं पाया। मैं वादा करता हूं कि इसे घर में बंद करके अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगा। कृपया भाई भार्गव, नरमी बरतें और बॉस से मेरी सिफारिश करें। हालांकि मैं, ये बूढ़ा आदमी, सेवानिवृत्त हो चुका हूं, फिर भी मेरे कुछ जान पहचान वाले हैं। अगर भाई को भविष्य में कभी भी जरूरत हो तो बस कह देना। मेरा लिन परिवार बिना किसी सवाल के पूरी तरह से आपकी मदद करेगा। एक पल रुकिए, बड़े भाई किन का फोन आ रहा है। तभी किन तियानलॉन का फोन आया। ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ। आप पहले बॉस से बात कर लीजिए, मैं इंतजार करता हूँ, लिन शाओबेई ने विनम्रता से कहा। अरे छोटे भाई, मैंने उस बूढ़े आदमी को फोन किया और सारी जानकारी ले ली। लगता है उसका पोता अपने दादा के नाम का फायदा उठाकर बाहर लापरवाही से घूम रहा था। उस बूढ़े आदमी को शायद इसके बारे में ज्यादा पता नहीं था। अपने बड़े भाई की इज्जत बचाने के लिए अगर हो सके तो इस बार उसे माफ कर दो। उस बूढ़े आदमी और मैंने कई बार जिंदगी और मौत का सामना साथ में किया है, इसलिए इसे अपने बड़े भाई को थोड़ी इज्जत देने की कोशिश समझो। जब आपने बोल ही दिया है बड़े भाई, तो जाहिर है कोई समस्या नहीं है। भार्गव हंसे। हा, तो वहाँ काम खत्म करके जल्दी वापस आ जाना। आपके बिना मेरे साथ पीने वाला कोई नहीं है, बहुत बोरिंग है। मुझे लगता है आपको मेरी शराब की वो कुछ बोतलें याद आ रही हैं, है ना? हा, छोटे भाई, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं। बूढ़े किन अजीब तरह से हंसे। ठीक है, मैं यहाँ काम खत्म करके वापस चला जाऊंगा। मुझे बाद में अपने गृहनगर भी जाना है, इसलिए मुझे पहले कुछ सामान तैयार करना होगा। अच्छा, तो ये बूढ़ा आपके लौटने का इंतजार करेगा। कुछ और बातें करने के बाद भार्गव ने फोन काट दिया और लिन शाओटियन का फोन फिर से उठाया। हेलो, आपने बूढ़े किन की बात सुनी? इस बार उनकी इज्जत के लिए यह मामला यहीं खत्म होता है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आपका पोता भविष्य में सही व्यवहार करेगा। समझ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। फोन रखने के बाद लिन शाओबेई पसीने से भीग गए थे। कुछ देर पहले ही उन्हें किन तियानलॉन का फोन आया था और वे पहले तो बहुत खुश हुए, लेकिन फोन उठाते ही उन्हें जमकर डांट पड़ी। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके पोते ने किन तियानलॉन के भाई से जुड़े मामले में गड़बड़ कर दी है। भला वे ऐसा कैसे होने दे सकते थे? इसलिए किन तियानलॉन से माफी मांगने के बाद लिन शाओबेई ने तुरंत अपने पोते को फोन करके डांटा। लेकिन अभी अभी उन्होंने फोन पर किन तियानलॉन और भार्गव के बीच हुई पूरी बातचीत साफ साफ सुन ली थी।
बॉस्किन और भार्गव का रिश्ता उतना सीधा साधा नहीं था जितना किंतियानलोंग ने पहले बताया था, सिर्फ भाई भाई का रिश्ता। दरअसल कई बातों से पता चलता था कि बॉस्किन भार्गव के प्रति सम्मानजनक रवैया रखते थे। आखिर बॉस्किन कौन थे? वे शिया देश के युद्ध देवता थे, एक घमंडी शख्स जो दूसरों को नीचा समझते थे। अपने रिश्तेदारों और कुछ गिने चुने भाइयों के अलावा जिन्होंने उसके साथ जीवन मरण का सामना किया था, भला वह किसकी इज्जत करता। यहाँ तक कि जिनसे वह प्यार करता था उनके लिए भी उसका रवैया ऐसा नहीं होता। भार्गव नाम का ये शख्स वाकई साधारण नहीं था, वरना बॉस्किन उसके साथ ऐसा बर्ताव न करते। ये सोचते ही लिन शाओबेई ने तुरंत कई फ़ोन किए और लिन परिवार के सभी सदस्यों को सूचित किया कि वे इस शख्स को कभी उकसाएं नहीं और अगर कभी भार्गव को मदद की ज़रूरत हो तो उसकी मदद करें। भार्गव को इन सब बातों की कोई जानकारी नहीं थी। इस समय उसने लिन शाओबेई को ज़मीन पर घुटने टेकते देखा और फ़ोन उसे वापस देते हुए कहा, तुम उठ सकते हो। तुम्हारे दादाजी ने तुमसे विनती की थी, इसलिए इस बार माफ़ कर दिया। लेकिन मैं नहीं चाहता कि अगली बार ऐसा हो, वरना। बिल्कुल बड़े भाई लू, चिंता मत करो, अब से आप मेरे बड़े भाई हैं। अगर आप कहेंगे कि पूरब जाओ तो मैं कभी पश्चिम नहीं जाऊंगा। अभी अभी अपने पिता से डांट खाने और बगल में फ़ोन पर दादाजी की बातें सुनने के बाद वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि उसके दादाजी ने जिस बॉस का जिक्र किया था वह कौन था, शिया देश का युद्ध देवता। क्या वह युद्ध देवता के भाई को उकसाने का जोखिम उठा सकता था? ये सच था कि वह बिगड़ा हुआ खानदान का बेटा था और यह भी सच था कि वह घमंडी और दबंग था, लेकिन वह पूरी तरह से बेवकूफ़ नहीं था। अगर वह इन परिस्थितियों में भी स्थिति को नहीं समझ पाया तो बेहतर है कि वह मर जाए। वह जानता था कि उसके दादाजी और युद्ध देवता की विनतियों के कारण ही वह इस विपत्ति से बच पाया था। वास्तव में ये संघर्ष के माध्यम से दोस्ती करने का एक अवसर भी हो सकता है। इसलिए उसने तुरंत उनकी खूब चापलूसी करना शुरू कर दिया। इस आदमी का रवैया इतनी जल्दी बदलते देख भार्गव अवाक रह गया। वाकई उपन्यासकार सब झूठे होते हैं। हर बिगड़ा हुआ खानदान बेवकूफ़ और मौत को गले लगाने पर तुला हुआ नहीं होता। भार्गव ने सिर हिलाया, कुछ नहीं कहा और पास खड़े हुआ टिंगजुवान की तरफ देखा। क्या बॉस लू के पास कोई निर्देश हैं? भार्गव को अपनी तरफ देखते देख हुआ टिंगजुवान कांप उठा और घबराकर पूछा। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जगह पर वही करेंगे जो आपको करना चाहिए और इस वर्दी को बदनाम नहीं करेंगे। समझ गया, मैं आपकी बात याद रखूंगा और दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। ये सुनकर हुआ टिंगजुवान को गुस्से की जगह खुशी हुई। उसे एहसास हुआ कि वह एक बड़ी मुसीबत से बच गया है। हालांकि मन ही मन उसने आह भरी, ये सोचकर कि 20 साल के इस नौजवान को उसे इस तरह उपदेश देने का अधिकार कब मिल गया। अगर वह किसी को बताता तो कोई भी उस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं करता। ये नाटक इतनी आसानी से सुलझ गया कि हाओ यूलिन और संतोष पूरी तरह से अचंभित रह गए। अब जब वे भार्गव को देख रहे थे तो उनकी आंखें मानो किसी राक्षस को घूर रही हों। मोदू विधि प्रवर्तन विभाग के निदेशक ही नहीं बल्कि मेजर जनरल लिन शाओबेई भी फोन पर इतने विनम्र हो गए थे और वह घमंडी बिगड़ा हुआ वारिस भी भार्गव के सामने गिड़गिड़ाने लगा, उनका अधीनस्थ बनना चाहता था। ये सब अविश्वसनीय था। तूफान थम गया था और सभी ने थोड़ी देर खेल कूद की और फिर खुशी खुशी चले गए। मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि भार्गव को अगले कुछ दिनों तक गौरव के घर पर रुकना था और वे देर से नहीं लौट सकते थे। सुपरिवार के घर पहुंचते ही सुमा ने एक बार फिर उनका जबरदस्त स्वागत किया, जिससे भार्गव भागकर अपने कमरे में नहाने और बिस्तर पर लेटने चला गया। गौरव अभी तक ओवरटाइम करके नहीं लौटा था और सिस्टम शॉप का रिफ्रेश टाइम भी नहीं आया था। इसलिए भार्गव बिस्तर पर लेटा हुआ उब गया और उसने एक बिल्ली के उपन्यास की वेबसाइट का ऐप खोला। अचानक उसे सुझावों में, माफ़ कीजिए, यह महान अमर 200 कमाने के बाद स्ट्रीमिंग बंद कर देगा, शीर्षक वाला एक उपन्यास दिखा और उसने उस पर क्लिक कर दिया। वाह, लेखन तो कमाल का है। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उपन्यास की लेखन शैली बहुत सहज थी, कथानक समृद्ध था और थप्पड़ मारने वाले दृश्य बेहद संतोषजनक थे जो उसकी पसंद के बिल्कुल अनुरूप थे। इसलिए उसने बड़े चाव से पढ़ना शुरू कर दिया। तभी सिस्टम की सूचना की आवाज़ आई, डिंग डिंग, आज का सामान अपडेट हो गया है। मेज़बान, कृपया तय करें कि आप इसे खरीदना चाहते हैं या नहीं। वस्तु, हुआलुन समूह की 60% इक्विटी, कीमत $1। अरे बाप रे! ये देखकर भार्गव खुशी से उछल पड़ा। हुआलुन समूह शिया काउंटी के शीर्ष 4 वित्तीय समूहों में से एक है, जिसकी कुल संपत्ति 10 ट्रिलियन युआन से अधिक है। ये विश्व के शीर्ष 100 में अपना स्थान रखता है, यहाँ तक कि स्टिक काउंटी का 4 स्टार ग्रुप भी इसके सामने फीका पड़ जाता है। इसका मुख्यालय शियांगजियांग में है और यह बिजली, दवा, निर्माण सामग्री और कई अन्य क्षेत्रों में काम करता है। इसके वर्तमान सीईओ हुआंग शियांगमिन भी एक दिग्गज हैं। भार्गव को ये देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि सिस्टम ने इस बार ऐसा अवसर प्रदान किया है। हुआलुन समूह के साथ उसकी कुल संपत्ति तुरंत कई गुना बढ़ जाएगी। अब भार्गव सचमुच शिया काउंटी के शीर्ष वित्तीय जगत में प्रवेश कर चुका था। बीप बीप टिल्डर, एक संदेश आया।
भार्गव ने उसे खोला और देखा कि यह लिटिल मैचस्टिक का संदेश था। भाई ये पियाओ, आप अभी भी मधुमेह हैं, है ना? मैं आपको कल खाने पर ले जाना चाहती हूँ। क्या आप खाली हैं? भार्गव के डॉइन पर कुछ बार किए गए उदार समर्थन से लिटिल मैचस्टिक ने काफ़ी धन कमा लिया था और वह हमेशा से उन्हें अच्छा खाना खिलाना चाहती थी। पिछले कुछ दिनों से बातचीत के दौरान लिटिल मैचस्टिक वुयंग को भी पता चला कि भार्गव मधुमेह है, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से मेजबान के रूप में अपना कर्तव्य निभाया। ठीक है, मैं कल खाली हूँ। हम कहाँ खाना खाएं? अच्छे मूड में भार्गव ने सोचा कि इन 2 दिनों में उनके पास ज़्यादा काम नहीं है और जिस स्ट्रीमर को वह 1 साल से अधिक समय से देख रहे हैं उससे मिलना अच्छा रहेगा, इसलिए वह तुरंत मान गए। तो कल दोपहर को मैं आपको टैन फैमिली कुजीन में खाना खिलाऊंगी, ठीक है? ये टैन का आधिकारिक रेस्तरां है चांगनिंग जिले में। वू यंग ने एक पल सोचा और एक योजना बनाई। टान फैमिली कुजीन, कोई बात नहीं, कल दोपहर मिलते हैं। संदेश भेजने के बाद उसने अपना फ़ोन एक तरफ रख दिया। वू यंग के गाल हल्के से लाल हो गए थे। वह काफ़ी अंतर्मुखी लड़की थी, ऐसी लड़की जो किसी लड़के से आमने सामने कुछ शब्द बोलने पर भी शर्मा जाती थी। सौभाग्य से लाइव स्ट्रीमिंग में स्क्रीन के माध्यम से चैटिंग होती है, अन्यथा वह शायद इसे जारी नहीं रख पाती। वास्तव में वह भार्गव को खाने पर बुलाने को लेकर काफ़ी दुविधा में थी। कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उसने सोचा कि उसे कम से कम उसे खाना खिलाकर अपना आभार प्रकट करना चाहिए। हालांकि इंटरनेट पर बिग ब्रदर्स और स्ट्रीमर्स की गंदी कहानियों ने भी उसे हिचकिचाने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि भार्गव 1 साल से ज़्यादा समय से वह उसके लाइव स्ट्रीम रूम में आता जाता रहता था। वह शायद ही कभी बात करता था, बस चुपचाप देखता रहता था, कभी कभार कुछ शब्द बोल देता था। हाल ही में भार्गव अचानक किसी दैवीय धनाढ्य व्यक्ति की तरह प्रकट हुआ, उस पर कृपा करने लगा और वे एक दूसरे को जानने लगे। लेकिन भार्गव असल में किस तरह का इंसान था? पहले उसकी सबसे अच्छी दोस्त कहती रहती थी, क्या पता भार्गव इंटरनेट पर मशहूर उन कम आय वाले बुजुर्गों में से एक हो। फिर जब वे मिलेंगे तो वह उसके पिता की उम्र का होगा, जो बेहद अजीब होगा। इस बात ने वू यंग को लंबे समय तक परेशान किया। अगर वह सच में कम आय वाला बुजुर्ग था तो भार्गव का इस तरह खर्च करना जरूर किसी छुपे मकसद के पीछे होगा। लेकिन बाद में वह ज्यादा सहज हो गई। जब तक वह अपने आप पर भरोसा रखती, अगर वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करता तो वह भी बदले में वैसा ही व्यवहार करती। यह एक साधारण सी बात थी, कोई ब्लाइंड डेट या गॉडफादर को पहचानना नहीं था, इसलिए इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। अगर दूसरे पक्ष की वाकई बुरी मंशा होती तो आज के कानून का पालन करने वाले समाज में वो बस चली जाती। वो यंग सोच में डूबी हुई थी, तभी गौरव अपने कमरे में लौट आया था। उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था, जिससे वो उदास दिख रही थी। क्या हुआ? तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। क्या तुम इतनी व्यस्त हो? भार्गव ने उसे देखकर पूछा। आह, मेरे साथ थोड़ी शराब पी लो। गौरव ने कुछ नहीं कहा, बल्कि बाहर जाकर कमरे में रेड वाइन की 2 पेटियां ले आया। मेरी प्यारी चाची, क्या तुम ये सब पीने वाली हो? क्या तुम्हें नशे से डर नहीं लगता? 2 पेटियां रेड वाइन लाते देख भार्गव भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। ये लड़की साफ तौर पर नशे में धुत होना चाहती थी, लगता था उसे बहुत परेशानियां हैं। नशे में धुत होना सबसे अच्छा है। चलो एक पीते हैं। गौरव ने 2 बोतलें खोलीं, गिलास का इस्तेमाल भी नहीं किया, सीधे एक बोतल भार्गव को थमा दी, बोतलों के गले टकराए और खुद ही पूरी पी गई। हे भगवान, क्या तुम बियर की तरह रेड वाइन गटक रही हो? भार्गव ने आंखें घुमाईं, वह कुछ बोल नहीं पाया। ओह, मेरा मूड खराब है, क्या तुम बकवास करना बंद करके मेरे साथ जी भर के पी नहीं सकती? भार्गव के साथ वह एक सीईओ की सधी हुई गंभीरता और स्थिरता को पूरी तरह से त्याग देती, वह बस उग्र, दबंग और बेलगाम गौरव बन जाती। भार्गव मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला, सीधे उसके साथ रेड वाइन का एक घूंट पी गया। ऐसे समय में मार्गदर्शन से ज्यादा उसे अपनी भड़ास निकालने का जरिया देना बेहतर होता है। 3 बोतलें पीने के बाद उसके गाल लाल हो गए और गौरव ज्यादा बोलने लगा। पता चला कि हाल ही में वह शियांगजियांग परियोजना के लिए डिजाइन और योजना प्रस्ताव पर काम कर रही थी, लेकिन दूसरी पार्टी लगातार खामियां निकाल रही थी और योजना को मंजूरी देने से इनकार कर रही थी। अगर उसका डिज़ाइन वाकई घटिया था या उसका काम मानकों के अनुरूप नहीं था तो उसे कुछ कहना नहीं था। लेकिन ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि इस परियोजना के लिए जिम्मेदार पार्टी एक के सोंग यू किरण आंग उसकी सुंदरता पर मोहित थे। उसके द्वारा पहले उनके निमंत्रणों को ठुकराने के कारण ही वह जानबूझकर मुश्किलें खड़ी कर रहे थे। और यह शियांगजियांग परियोजना सू समूह के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा थी जिसे पार करना बेहद जरूरी था, क्योंकि यह अगले दशक में सू समूह के विकास में निर्णायक भूमिका निभाएगी। इसलिए वह सब कुछ सह रही थी और उससे निपट रही थी। अगर कोई और परियोजना होती तो वह सीधे सीधे पीछे हट जाती। लेकिन आज सोंग किरण आंग ने उसे अंतिम समय सीमा दे दी थी। 3 दिनों के भीतर उसे एक संतोषजनक प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा सहयोग रद्द कर दिया जाएगा।
जब तक वह अकेले उसके साथ डेट पर नहीं जा सकती तब तक सब कुछ बातचीत के लिए खुला रहेगा। गौरव ने तुरंत इनकार कर दिया और बहस करने लगी, जिसका मतलब था कि उनके बीच पूरी तरह से अनबन हो गई थी। वह समझ गई थी कि जब तक वह उसकी अनुचित मांगों को नहीं मानेगी, चाहे वह इस प्रोजेक्ट पर कितनी भी मेहनत करे, यह शायद बेकार ही साबित होगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी और उसके माता पिता भी शायद निराश हो जाएंगे। इसके अलावा एक बार यह खबर फैल गई तो सू ग्रुप के शेयर की कीमत पर इसका काफ़ी असर पड़ेगा। चलो एक एक करके पीते हैं। गौरव ने रेड वाइन की एक और बोतल उठाई और उसे गटकना शुरू कर दिया। और मत पियो, कोई ना कोई रास्ता तो होता ही है। भार्गव ने वाइन की बोतल छीनकर उसे रोक दिया। रास्ता? वो तो हुआलुन ग्रुप है। भले ही मोदू में हमारे सू ग्रुप का कुछ दबदबा हो, लेकिन उनके मुकाबले हम कुछ भी नहीं हैं। सिर्फ संपर्क स्थापित कर पाना ही बड़ी बात है। लेकिन अब आटिल्ड हुआलुन ग्रुप का नाम सुनकर भार्गव दंग रह गया और मन ही मन हंसने लगा। लगता है सिस्टम जो भी चीज़ें बेचने के लिए रखता है उनका कोई न कोई मकसद ज़रूर होता है। उसने अभी अभी हुआलुन ग्रुप पर पूरी तरह से कब्जा किया था और अब ये स्थिति पैदा हो गई। आह मत भरो, कोई न कोई रास्ता ज़रूर होगा। वैसे भी तुम उस सॉन्ग यू किरण आन को दरकिनार करके सीधे उनकी कंपनी के उच्च प्रबंधन से संपर्क कर सकते हो। उच्च प्रबंधन? मोदू में सबसे बड़ा अधिकारी तो यह निकम्मा सॉन्ग है, उसे दरकिनार करना नामुमकिन है। उनका उच्च प्रबंधन मेरी तरफ ध्यान क्यों देगा? मुझे शराब दो। ये कहते हुए गौरव ने भार्गव के हाथ में मौजूद लाल शराब की बोतल की ओर हाथ बढ़ाया। हालांकि 5 बोतल रेड वाइन पीने के बाद वह पहले से ही काफी नशे में थी, उसका पूरा शरीर बेजान हो गया था। लड़खड़ाते हुए वह सीधे भार्गव पर गिर पड़ी और भी संयोग से दोनों ने एक दूसरे को चूम लिया। मम, कितना मुलायम। नशे में चूर गौरव ने मुस्कुराते हुए कहा और मदहोशी में अपनी उंगली से भार्गव के होंठों को हल्के से थपथपाया। दूसरी ओर भार्गव अचानक हुए इस दृश्य से पूरी तरह कांप उठा। भार्गव, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हें पता है कि उस कुत्ते सोंग ने मुझे तंग किया? वह मुझे लगातार तंग करता रहा, मैं बहुत दुखी हूँ। ये लड़की सचमुच नशे में थी और बेतुकी बातें करने लगी, जिससे भार्गव को अभी अभी हुए उस चुंबन से होश आया। यह महज एक हादसा था। भार्गव, वह कुत्ता सोंग बस मेरे साथ सोना चाहता है, क्या तुम्हें पता है? छी, वह तो मेरे पैर चाटने के भी लायक नहीं है। भार्गव, क्या तुम्हें पता है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैं अपना पहला अनुभव तुम्हारे लिए बचा कर रखना चाहती हूँ। गौरव लगातार बड़बड़ाता रहा, लेकिन हर वाक्य भार्गव को चौंकाता जा रहा था। क्या ये लड़की उसे पसंद करती है? क्या ये सच है या झूठ? भार्गव जब उलझन और हैरानी में था तभी गौरव उस पर टूट पड़ी। असलियत में तो मैं हद पार करने की हिम्मत नहीं करती, लेकिन सपने में मुझे किस बात का डर? भार्गव, बस मेरी बात मान लो। इतना कहते ही भार्गव के कुछ प्रतिक्रिया देने से पहले ही वह उस पर टूट पड़ी। सुबह सुबह सूरज की पहली किरण शयन कक्ष में पड़ी। हम तिल्द सुप्रभात भार्गव। गौरव, जिसने नींद से आंखें खोली थीं, अपने बगल में चुपचाप लेटे भार्गव को देखकर धीरे से मुस्कुराए। आतिल्द, गौरव ने अंगड़ाई ली और उठ बैठी। अगले ही पल हवा मानो जम गई और गौरव, जो अभी भी सुबह की नींद से परेशान थी, अचानक जाग उठी। तुम, हमारे कपड़े कहाँ हैं? कमरे की गंदगी और कई उल्टी हुई शराब की बोतलों को देखकर गौरव घबरा गई। हम उलझन में उसने अपनी ओर इशारा किया, फिर अपने बगल में आंखें घुमा रहे भार्गव की ओर इशारा किया और मानो उसे कुछ समझ आ गया हो। वह चीखी और चादर के नीचे पूरी तरह से सिकुड़ गई। भार्गव लड़की के इस अजीब व्यवहार पर हंसे बिना नहीं रह सका। पिछली रात उसके लिए वाकई चौंकाने वाली थी। शराब पीने के बाद लड़की हद से ज्यादा बेकाबू हो जाती है। अगर उसने ये पुष्टि न की होती कि यह उसका पहला अनुभव था, तो उसे शक होता कि वह एक अनुभवी माहिर है। उस रात उसने सचमुच एक अनोखे जुनून का आनंद लिया। ये सब तुम्हारी गलती है। अब हम बर्बाद हो गए हैं। मैं आंची को ये कैसे समझाऊंगी? अचानक गौरव उस पर चढ़ गई और अपनी छोटी गुलाबी मुट्ठियों से उसे मारने लगी। यह मेरी गलती कैसे है? साफ तौर पर मुझे ही मजबूर किया जा रहा था। ठीक है। भार्गव ने आंखें घुमाईं और तर्क दिया। मुझे परवाह नहीं, ये तुम हो। तुमने मुझे क्यों बहकाया? उद्धरण चिन्ह ... बड़ी बहन, मैंने तुम्हें कब बहकाया? तुम्हारा अस्तित्व ही मेरे लिए एक आकर्षण है। नहीं, मैं वैसे भी बर्बाद हो चुकी हूँ, मैं खुद को हारने नहीं दे सकती। पता नहीं गौरव को क्या पागलपन सवार था, लेकिन उसने अचानक ये वाक्य बोल दिया। इसके बाद भार्गव की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं जब गौरव उस पर फिर से टूट पड़ी। क्लैंग 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 तिल्ड। मासू के शयन कक्ष की दीवार से जोरदार आवाजें आ रही थीं। बेटा, ये दोनों कुछ ज्यादा ही शोर मचा रहे हैं क्या? पूरी रात से शोर मचा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए रुके थे और अब फिर से शुरू हो गए। आंखों के नीचे काले घेरे लिए मासू ने अवाक होकर पूछा।
पिछली रात बगल के कमरे से आ रही आवाज़ें सुनकर मासू ने फिर से आनंदपूर्वक छुपकर बातें सुनना शुरू कर दिया था। हालांकि इस आनंद ने धीरे धीरे उन्हें असहनीय नींद दिला दी। भोर होते ही वे शांत हुए, लेकिन थोड़ी ही देर में फिर से शुरू हो गए। युवाओं में असीमित ऊर्जा होती है, बस इसकी आदत डाल लो, पितासू ने हंसते हुए कहा। जब तुम जवान थे तब इतने ऊर्जावान क्यों नहीं थे? मासू अचानक बोल पड़ी। हम राक्षसी, इस महान राजा की आलोचना करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये बर्दाश्त से बाहर है। ये लो। इस एक वाक्य ने पितासू को बुरी तरह से आहत कर दिया। भला कोई पुरुष अपनी ही पत्नी से इस तरह आलोचना कैसे सह सकता है? और इसलिए आंखों के नीचे काले घेरे लिए वह पलट गए और उन पर चढ़ गए। आतिल्द बदमाश। इस तरह 2 कमरों में दीवार से टकराने की प्रतियोगिता शुरू हो गई। भार्गव, मैं बाद में आंची से इस बारे में कैसे बात करूं? जोश शांत होने के बाद गौरव चिंतित होकर भार्गव पर झुक गई। अभी जब तुम इतने आक्रामक थे तब तुमने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? भार्गव उसे चिढ़ाए बिना नहीं रह सके, हालांकि वह ये भी सोच रहे थे कि बाद में आंची को कैसे समझाएं। जब मैं और आंची छोटी थी तब उसने मुझसे कहा था कि भविष्य में हमारी शादी एक ही व्यक्ति से होगी। उसने ये भी कहा था कि मैं बड़ी बनूंगी और वह छोटी। मुझे लगा कि यह मजाक है, लेकिन अब ये सुनकर भार्गव एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। इन दोनों लड़कियों के बीच सच में ऐसा समझौता था? आंची के स्वभाव को देखते हुए ये सच भी हो सकता है। मैंने फैसला कर लिया है, जब वह वापस आएगी तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। अगर वह मान जाती है तो मैं छोटी बन जाऊंगी, आखिर वह तुम्हारी पहली प्रेमिका थी। अगर वह नहीं मानती तो मैं कोई उपाधि नहीं मांगूंगी, बस वह मुझे माफ कर दे। गौरव बगल में खुद से बातें करती रही, जिसे देखकर भार्गव को हंसी आ रही थी। उसने बाहर जिस सक्षम और दबंग गौरव को देखा था उसका ये पहलू भी देखा था। वह खुद को रोक नहीं पाया और उसे गले लगा लिया और उसके माथे पर चुंबन कर दिया। चिंता मत करो, परिणाम चाहे जो भी हो मैं तुम दोनों का भला करूंगा। अरे बाप रे, बहुत देर हो गई, मुझे जल्दी से कंपनी जाना है और अगले 3 दिनों में कोई हल निकालना है। आप सही कह रहे हैं, मैं यहाँ बैठकर इंतजार नहीं कर सकती। मुझे देखना होगा कि क्या मैं सोनगोप नाम वाले उस व्यक्ति को दरकिनार करके सीधे हुआलुन ग्रुप के मुख्यालय के लोगों से बात कर सकती हूँ। कोई बात नहीं, आपको आराम करना चाहिए, आप रात भर ठीक से सोई नहीं हैं। यह मामला मुझ पर छोड़ दीजिए। भार्गव ने उठने ही वाली गौरव को रोक लिया और गंभीरता से बोला। आप भार्गव, ये हुआलुन ग्रुप है। चू जानपेंग जैसे लोग भले ही बहुत प्रभावशाली हों, लेकिन हुआलुन के सामने उनकी कोई हैसियत नहीं। गौरव ने सोचा कि भार्गव चू जानपेंग के जरिए इन मामलों को सुलझाने की योजना बना रहा है और उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। चू जानपेंग नहीं, क्या तुम बूढ़े किन के जरिए जाने की योजना बना रही हो? ये तो और भी बुरा है। दादा किन सांसारिक मामलों में दखल नहीं देते, वरना उनसे मेरे रिश्ते को देखते हुए वो मेरी मदद जरूर करते। वो भी नहीं। अरे पूछना बंद करो, समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? भार्गव ने उसे ज्यादा सोचने से रोका। ठीक है, तो क्या मैं थोड़ी देर और सो जाऊं? भार्गव के गंभीर चेहरे को देखकर गौरव को एक अजीब सा भरोसा महसूस हुआ। सो जाओ, मैं थोड़ी देर में कुछ काम से बाहर जा रहा हूं। तुम घर पर रहो और आराम करो। हुआलुन मामले की चिंता मत करो, तुम्हें परसों संतोषजनक जवाब मिल जाएगा। आपका यहाँ होना कितना अच्छा है। गौरव आश्चर्यजनक रूप से शांत थी, उसने सिर हिलाया और धीरे धीरे सो गई। वह वाकई रात भर की गतिविधियों से थक गई थी। 10 फैमिली ऑफिशियल कुजीन मोहाई के चांगनिंग जिले में स्थित है। अगर आप यहाँ खाना खाना चाहते हैं तो आपको 1 महीने पहले बुकिंग करानी होगी, वरना आप उसी दिन स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद नहीं ले पाएंगे। वू यंग को टेबल बुक करने का मौका इसलिए मिला क्योंकि उनके बड़े भाई वू डोंगलाई यहीं रसोई में काम करते हैं। असल में उनके भाई के पास बुकिंग के लिए लाइन में लगने से बचने की योग्यता नहीं थी। संयोग से यहाँ के मुख्य शेफ झांग दागुआंग वू डोंगलाई को पसंद करने लगे और उन्हें अपना अंतिम शिष्य मान लिया, इसीलिए उन्होंने एक गुप्त रास्ता बनाकर उनके लिए एक सीट आरक्षित कर दी। इस तरह वू यंग आखिरी समय में किसी भी बदलाव से बचने के लिए जल्दी पहुंच गईं और भार्गव का इंतजार करते हुए टेबल पर बैठ गईं। उन्होंने ये जगह इसलिए भी चुनी क्योंकि यह भार्गव से उनकी पहली मुलाकात थी और अगर कुछ अप्रत्याशित होता तो उनके भाई के यहाँ होने से उन्हें मदद मिलती। आखिर आभार व्यक्त करना एक बात है, लेकिन भावनाएं और व्यक्तिगत सुरक्षा दूसरी बात। आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए। आप जानते हैं, ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां भोले भाले इंटरनेट सेलिब्रिटी अपने बिग ब्रदर्स से निजी तौर पर मिलते हैं और मुसीबत में पड़ जाते हैं। हालांकि घर में रहने की शौकीन होने के कारण लाइव स्ट्रीमिंग के अलावा वह अपना समय दबंग सीईओ और अत्याचारी राजकुमारों के बारे में प्रेम उपन्यास पढ़ने में बिताती है। इसलिए उसने ये भी कल्पना की कि ये प्याओ एक युवा आकर्षक पुरुष है। वह उस समय काफी उत्साहित थी, मानो किसी लॉटरी के ड्रॉ का इंतजार कर रही हो।
समय धीरे धीरे बीत रहा था। सुबह 11:30 बजे के निर्धारित समय में केवल 1 मिनट शेष था और वू यंग और भी घबरा गई क्योंकि रहस्य खुलने ही वाला था। नमस्ते, आप छोटी माचिस की तीली वू यंग होंगी, है ना? मैं भार्गव हूँ। एक जोशीली आवाज सुनाई दी और एक आकर्षक और दमदार शख्स उसके सामने प्रकट हुआ जिससे उसकी आंखें चमक उठीं। जी, नमस्कार, मैं वू यंग हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। भार्गव की उपस्थिति ने वू यंग को बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि भाई पियाओ इतने आकर्षक होंगे। वू यंग भार्गव को निहार रही थी और भार्गव भी उन्हें निहार रहे थे। उनकी लंबाई लगभग 176 सेंटीमीटर थी और उनका शरीर संतुलित था, बिल्कुल परफेक्ट। उनके शरीर की बनावट से लगता था कि वे नृत्य या योगाभ्यास करती होंगी, ऐसी जो अंधेरे में भी किसी देवी जैसी लगती हों। भार्गव उनकी खूबसूरती देखकर दंग रह गए। 1 साल से अधिक समय से जिस स्ट्रीमर को वे देखते आ रहे थे वह स्वाभाविक रूप से खूबसूरत थी, लेकिन वह तो स्क्रीन पर था और स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर में कमाल के ब्यूटी फिल्टर लगे थे। भला कैमरे के पीछे उनकी असली खूबसूरती कैसी होगी, कौन जानता था। लेकिन अब वू यंग की वास्तविक सुंदरता उनकी स्ट्रीमिंग उपस्थिति से कहीं अधिक थी। भार्गव को तो ये भी लगा कि डॉइन के ब्यूटी फिल्टर ने वू यंग की असली सुंदरता को कुछ कम कर दिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप कैमरे पर दिखने से कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं। मुझे तो लगा जैसे मैं गलती से किसी प्राइवेट रूम में आ गया हूँ। भार्गव ने स्वाभाविक रूप से तारीफ की। आप तो मेरी कल्पना से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं। सामाजिक घबराहट से जूझ रही वू यंग एक पल के लिए कुछ बोल नहीं पाई। मुझे पता ही नहीं था कि आपको भी थोड़ी सामाजिक घबराहट है। ये देखकर भार्गव ने उन्हें हल्के से छेड़ा। इससे पहले लाइव स्ट्रीम में लिटिल मैचेस्टिक वू यंग ने अपनी सामाजिक घबराहट का जिक्र किया था। स्ट्रीमिंग में दर्शकों से सीधे बात करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहे कैप्शन से बातचीत करनी होती है, जिससे उन्हें थोड़ा ज्यादा आराम महसूस होता है। फिर भी वह अपनी स्ट्रीम के दौरान ज्यादातर गाने पर ही ध्यान देती थीं और बहुत कम ही बातचीत करती थीं। अगर उनकी गायकी वाकई अच्छी न होती और उनकी खूबसूरती 100 में से 90 न होती तो शायद उनके इतने सारे प्रशंसक उनके साथ न जुड़े होते। बेशक इसका मुख्य कारण उनका बेफिक्र स्वभाव भी था। वह दूसरे स्ट्रीमर्स की तरह लगातार तोहफों की भीख नहीं मांगती थीं। हालांकि स्ट्रीमिंग उद्योग के बारे में भार्गव को लगा कि वह एक योग्य स्ट्रीमर नहीं है। बिल्कुल सही, उद्योग के लिहाज से क्या कोई ऐसा स्ट्रीमर जो उपहार न मांगे उसे अच्छा स्ट्रीमर माना जा सकता है? हाँ, मुझे सामाजिक घबराहट है, कृपया बुरा न मानें, वू यंग ने धीरे से कहा। उसका चेहरा लाल हो गया। क्या आप अक्सर इस रेस्टोरेंट में आते हैं? ये बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन जब हम अंदर आए तो मुझे मुख्य हॉल क्यों नहीं दिखा? क्या यहाँ सिर्फ निजी कमरे हैं? उसकी अत्यधिक शर्म की वजह से माहौल असहज होने के डर से भार्गव ने जानबूझकर विषय बदल दिया। नहीं, मैं भी यहाँ पहली बार खाना खा रही हूँ, लेकिन ये रेस्टोरेंट मोदू में और पूरे देश में बहुत मशहूर है। यहाँ खाना खाने के लिए 1 महीने पहले बुकिंग करानी पड़ती है। इसके अलावा यहाँ सिर्फ बढ़िया पकवान ही परोसे जाते हैं, इसलिए यहाँ सिर्फ निजी कमरे ही उपलब्ध हैं। जैसे ही उसने ये सब बताना शुरू किया, वू यंग तुरंत उत्साहित और कम शर्मीली हो गई। उसने तान परिवार के व्यंजनों की उत्पत्ति के बारे में भी विस्तार से बताया, जिससे भार्गव को काफ़ी जानकारी मिली। पता चला कि तान परिवार के इस आधिकारिक व्यंजन की स्थापना किंग राजवंश के उत्तरार्ध और चीन के प्रारंभिक गणराज्य के दौरान अधिकारी तान जोंगजुन और उनके बेटे ने की थी और इसका इतिहास 100 साल पुराना है। तान परिवार का व्यंजन शिया काउंटी में सबसे मशहूर निजी रसोई का व्यंजन है, लेकिन ये कोई लोक व्यंजन नहीं है। सही मायने में यह शाही महल की निजी रसोई का व्यंजन है। दरअसल इसे मांचूहान शाही दावत के समान उत्पत्ति का मानना मुश्किल है, लेकिन चूंकि आम लोगों को सम्राट के समान दर्जा प्राप्त नहीं था, इसलिए इसके मानक मांचूहान शाही दावत से थोड़े कम कर दिए गए और अन्य विधियों के साथ मिलकर ये धीरे धीरे आज के तान परिवार के व्यंजन में विकसित हो गया। तान परिवार का व्यंजन उस समय के प्रमुख आधिकारिक परिवारों द्वारा सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला व्यंजन था, विशेष रूप से पीले शोरबे में पकाया हुआ शार्क फिन और बीच से बहने वाले रसीले एबालोन की गुप्त रेसिपी। प्रामाणिक तान परिवार के व्यंजन के लिए चुने गए शार्क फिन सभी लूजोन येलो थे और एबालोन सभी पर्पल एबालोन थे। यही कारण है कि इसका स्वाद हमेशा उच्च कोटि का बना रहा है। 1 महीने पहले बुकिंग करनी पड़ती है। इसका मतलब है कि यहाँ का कारोबार वाकई बहुत अच्छा है। भार्गव ने अपनी जीभ चटकाने से खुद को नहीं रोका। तो फिर आज ये सब कैसे हो पाया? अरे, मेरे बड़े भाई यहाँ काम करते हैं और सौभाग्य से उन्हें हेड शेफ ने अंतिम शिष्य के रूप में चुन लिया, इसलिए मैंने कुछ जुगाड़ करके यहाँ रिजर्वेशन करवा लिया। भार्गव की उलझन देखकर वू यंग ने समझाया। अच्छा, समझ गई। तो आज की इस दावत के लिए हमें आपके भाई का शुक्रिया अदा करना चाहिए। भार्गव के बोलते ही निजी कमरे का दरवाजा खुला और एक वेटर खाने के पकवान लेकर आया और मेज सजा दी। चारों ओर देखकर भार्गव खाने की सजावट देखकर दंग रह गए।
पीले शोरबे में ब्रेस्ड शार्क फिन और बीच से बहने वाले रसीले एबालोन की खास रेसिपी तो वहां मौजूद थी ही, साथ ही राजधानी की 4 सुंदरियों के नाम से मशहूर मिठाइयों ने भी भार्गव का ध्यान खींचा। हर व्यंजन खूबसूरती से सजा हुआ था, पूरी प्लेट में खुशबू फैली हुई थी और गाढ़ी चटनी का रंग एकदम सही था। अपनी छोटी सी काबिलियत के बावजूद यहाँ के खाने का स्वाद चखने के बाद उन्होंने व्यंजनों के रंग, सुगंध, स्वाद और प्रस्तुति की खूब तारीफ की। अगर उन्हें कोई कमी बतानी हो तो शायद यही कि आज तीखापन थोड़ा कम था और परोसने के लिए इस्तेमाल की गई सजावट थोड़ी सती लग रही थी। जाहिर है, जब तक कोई खास मेहमान न हो, परोसने और सजाने जैसे काम आमतौर पर रसोई के कर्मचारी ही करते हैं, इसलिए उनमें बारीकी की कमी होना स्वाभाविक है। लेकिन आम मेहमान ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। तभी बाहर से शोर सुनाई दिया। तुम इसे असली टैन परिवार का खाना कहते हो? ये तो टैन परिवार के खाने का नाम खराब कर रहे हो। गुस्से भरी चीख के साथ ही पास की एक मेज उलट गई, जिससे सभी मेहमानों का ध्यान तुरंत उसकी ओर गया। भार्गव और वू यंग ने भी अपने कमरे का दरवाजा खोला और उधर चले गए। महोदय, हम दशकों से खुले हैं और किसी ने कभी ये दावा नहीं किया कि हमारा टैन फैमिली कुजीन नकली है। कृपया बकवास न करें और हमारे रेस्तरां की प्रतिष्ठा खराब न करें। इस समय रेस्तरां के लॉबी मैनेजर ने देखा कि कुछ लोगों ने मेजें उलट दी थीं और उनके बगल में बैठे 2 लोग स्पष्ट रूप से बैंगजी काउंटी के वे लोग थे जिन्होंने कुछ दिन पहले जबरदस्ती रेस्तरां पर कब्जा करने की कोशिश की थी। उसने भौहें चढ़ाकर ठंडे लहजे में कहा, प्रतिष्ठा? खाना पकाने के प्रति आपके इस लापरवाही भरे रवैये के साथ आप अब भी प्रतिष्ठा का दावा करते हैं? कितना हास्यास्पद है। समूह का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति ने तिरस्कारपूर्वक चिल्लाते हुए कहा, डोंग त्यानहाओ, बेशर्म कमीने, दफा हो जाओ। तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। इस समय टैन फैमिली ऑफिशियल कुजीन के मालिक और हेड शेफ झांग दागुआंग बाहर निकले और उस आदमी को देखकर दहाड़ उठे। तुम कहते हो कि मेरा स्वागत नहीं है और मेरा स्वागत नहीं है। तुमने मालिक से स्वामित्व छीनने के लिए गंदी चालें चली और अब भी मुझे उपदेश देने की हिम्मत करते हो। असली मालिक को आते देख डोंग त्यानहाओ का घमंड और भी बढ़ गया। मैंने गंदी चालें चली? बकवास, गद्दार, अब बोलने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुमने नुस्खा चुराकर प्रतियोगिता के लिए बांगजी गांव के लोगों को न बेचा होता तो क्या उस प्रतियोगिता में मालिक बांगजी गांव से हार जाते और राजधानी का मुख्य स्टोव भी खो देते? इस वजह से बूढ़ा आदमी उदास और गुस्से से भरा हुआ मर गया। अब भी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये कहते हुए झांग दागुआंग डोंग त्यानहाओ को पीटने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि कर्मचारियों ने उसे रोक दिया। साफ था कि दूसरा पक्ष उसे उकसाकर पहला कदम उठाने के लिए मजबूर कर रहा था। अगर सच में लड़ाई हुई तो कानून प्रवर्तन विभाग निश्चित रूप से पहल करने वाले को जिम्मेदार ठहराएगा। पता नहीं बांगजी गांव के लोगों ने उनके लिए क्या योजना बना रखी थी। हम तुम्हें अपना उत्तराधिकारी चुनकर उसने अंधाधुंध गलती की। प्रतियोगिता हारने की बात तो उसकी कौशलहीनता थी और मैं आज यहाँ एक चुनौती पत्र लेकर आया हूँ। बांगजी देश के महान पाक विशेषज्ञ जिन शानजोंग तुम्हारे तान परिवार के भोजनालय को चुनौती देते हैं। क्या तुम इसे स्वीकार करने की हिम्मत रखते हो? मैं क्यों न करता। झांग दागुआंग भी उग्र स्वभाव का था और आसानी से भड़क उठता था, इसलिए उसने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। ठीक है, हम सुनहरी जीभ के नाम से मशहूर ये त्यान्यू को निर्णायक बनाएंगे। हम 3 व्यंजन पेश करेंगे। अगर तुम हारते हो तो तुम्हें ये रेस्तरां सौंपना होगा और फिर कभी तान परिवार के भोजनालय का शिष्य होने का दावा नहीं करना होगा। अगर मैं हारता हूं तो राजधानी का रेस्तरां तुम्हारा है और मैं फिर कभी इस उद्योग में कदम नहीं रखूंगा। इस समय पीछे बैठे बांगजी के महान विशेषज्ञ जिन शानजोंग खड़े हो गए। अच्छा, नहीं। जैसे ही झांग दागुआंग ने पाक कला प्रतियोगिता के लिए सहमति दी, एक चिंतित आवाज सुनाई दी। आने वाले व्यक्ति को देखकर वू यंग ने आश्चर्य से अपना मुंह ढक लिया, क्योंकि यह व्यक्ति उसका बड़ा भाई वू डोंगलाई था। गुरुजी, आप उनसे सहमत नहीं हो सकते, आपका हाथ। इतना कहते कहते वू डोंगलाई को कुछ एहसास हुआ और वह मुड़कर डोंग त्यानहाओ और दूसरों को गुस्से से घूरने लगा। ये तुम ही होगे। कल अचानक निकली एक कार से गुरुजी का हाथ छिटक गया था और आज तुम उन्हें प्रतियोगिता के लिए चुनौती देने आ गए हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? ये शब्द सुनते ही आसपास की भीड़ भी गुस्से से घूरने लगी। कितनी बेशर्मी, ऐसा करना। स्टिक देश के लोगों से यही उम्मीद थी। वे बिल्कुल बेशर्म हैं, लगातार और बेवजह दावा करते हैं कि हमारे शिया देश के कुछ शहीद उनके राष्ट्र के हैं। सिर्फ स्टिक कंट्री के लोग ही नहीं, उस डोंग त्यानहाओ को देखो, गद्दार। यश के लिए अपने गुरु को धोखा दे रहा है। उसे इसका फल जरूर भुगतना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जनता के आरोपों और गालियों का सामना करते हुए भी डोंग त्यानहाओ और जिन शानजोंग तस से मज नहीं हुए। बच्चे, बोलने से पहले सबूत चाहिए, वरना ये सिर्फ बदनामी और अफवाह फैलाना है। क्या तुम सबूत पेश कर सकते हो? गार्ड्स, पुलिस को बुलाओ और इस बच्चे को ले जाओ। डोंग त्यानहाओ ने ये बात बेपरवाही से कही, मानो कोई बदमाश पहली शिकायत दर्ज करा रहा हो। रुको,
क्या तुम मुझे इस प्रतियोगिता में जबरदस्ती शामिल करने की कोशिश कर रहे हो? मैं सहमत हूँ। झांग दागुआंग दहाड़ा। गुरुजी, आप उस चोटिल हाथ से कैसे मुकाबला कर सकते हैं? उनकी चाल में मत फंसो। सही कहा, तुम हद पार कर रहे हो। तुम्हें साफ पता है कि गुरु झांग का हाथ घायल है, फिर भी तुम उन्हें खाना पकाने की प्रतियोगिता के लिए चुनौती दे रहे हो। मुझे पता है आज सूप और पकवानों का स्वाद थोड़ा अजीब क्यों था। मास्टर झांग को चोट लगी होगी, इसलिए उन्होंने अपने शिष्य को काम सौंप दिया, जिससे कुछ गड़बड़ हो गई। ये लोग मौके का फायदा उठाकर गड़बड़ कर रहे हैं। अरे बाप रे, सच में ऐसा है? कितनी बेशर्मी है। एक ही वाक्य ने सबको चौंका दिया। सबको अचानक सच्चाई का एहसास हो गया। सब कुछ संयोगवश था, ये साफ तौर पर सोची समझी साजिश थी। अगर तुम्हारा हाथ घायल है तो तुम बाहर से मदद ले सकते हो। किसी ने यह नहीं कहा कि तुम्हें सब कुछ खुद ही करना है। अगर हिम्मत नहीं है तो हार मान लो, लेकिन यह मत भूलो कि तुम मुकाबले के लिए तैयार हो चुके हो। जिन शांजोंग हाथ बांधे पूरी तरह तैयार खड़ा था, उसके होंठों के कोने पर एक शरारती मुस्कान थी। जैसा कि कहावत है, एक बात समझ लेने से सब कुछ समझ आ जाता है। इस बात से वो डोंगलाई तुरंत गुस्से से भड़क उठा। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि सीनियर ब्रदर और सेकंड सीनियर ब्रदर आज नहीं आए। आपने आने के लिए बिल्कुल सही समय चुना। नहीं आए, माफ कीजिए, बताना भूल गया था। आपके तथाकथित बड़े भाई और दूसरे बड़े भाई ने हमारे साथ अनुबंध कर लिया है और भविष्य में वे हमारे टैन परिवार के व्यंजन परोसेंगे। हा हा हा, ये कहते हुए उन्होंने ताली बजाई और दो लोग धीरे धीरे बाहर से अंदर आए। वे वू डोंगलाई के बड़े भाई ली शियाओवेई और दूसरे बड़े भाई हुआंग शियाओदोंग थे। बड़े भाई, दूसरे बड़े भाई, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन दोनों को देखकर वू डोंगलाई अविश्वास से चिल्लाया। क्या ये तुम्हारी वजह से नहीं है? हमने इतने सालों तक उस बूढ़े आदमी का साथ दिया, लेकिन जैसे ही तुम आए उसने अपने सारे हुनर सिर्फ तुम्हें सिखा दिए, और यहाँ तक कि चाहता था कि तुम उसकी विरासत संभालो। तुम ऐसा क्यों करोगे? अप्रत्याशित रूप से उन दोनों ने कोई शर्म नहीं दिखाई। इसके बजाय उन्होंने दांत पीसते हुए वो डोंगलाई को कोसना शुरू कर दिया और झांग दागुआन के प्रति अपनी घोर असंतुष्टि व्यक्त की। विद्रोही शिष्य, मैं जरूर अंधा हो गया था। ये संप्रदाय सचमुच दुर्भाग्यशाली है। इस क्षण झांग दागुआन के हृदय में दुख उमड़ आया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके गुरु की पीढ़ी ने गद्दार डोंग तियानहाओ को जन्म दिया, और अब उसकी अपनी पीढ़ी ने दो विद्रोही शिष्य ली शियाओवेई और हुआंग शियाओडोंग को जन्म दिया। अब और समय बर्बाद न करें। महान गुरु ये, कृपया बाहर आएं और प्रतियोगिता की अध्यक्षता करें। डोंग तियानहाओ झांग दागुआंग से बात करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सीधे अपने प्रिय गुरु ये तियानयू को आमंत्रित किया। दोनों पक्षों की सहमति से ये पाक प्रतियोगिता टैन परिवार के पाक कला संस्थान के स्वामित्व का निर्धारण करेगी। इस प्रतियोगिता में 3 श्रेणियां हैं: पीले शोरबे में ब्रेज्ड शार्क फिन, गुप्त विधि से बना नर्म केंद्र वाला अबालोन, और चाकू चलाने का कौशल। ये दोनों व्यंजन टैन परिवार के पाक कला संस्थान की नींव हैं, और तीसरा चाकू चलाने के कौशल की तुलना है। एक पल रुकिए, झांग दागुआंग ने अचानक ये तियानयू की बात काटते हुए कहा, हमारी गुप्त रेसिपी निश्चित रूप से चोरी हो गई है, जैसा कि उम्मीद थी। निष्पक्षता के लिए क्यों न हम पाक कला प्रतियोगिता के लिए कोई 2 व्यंजन चुन लें? मुझे चाकू चलाने की कला से कोई आपत्ति नहीं है। जब डोंग तियानहाओ ने संप्रदाय के साथ विश्वासघात किया तो वह पीले शोरबे में पकी हुई शार्क फिन की रेसिपी का एक हिस्सा ले गया। अब जब उसने अपने 2 शिष्यों को उसके खिलाफ कर दिया है, तो संभवतः उसने गुप्त रेसिपी सॉफ्ट सेंटर अबालोन की रेसिपी भी हासिल कर ली है। अन्यथा वह प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इतना दिखावा करने नहीं आता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब उन्होंने आज सुबह दुकान खोली और खाना बनाना शुरू किया, तो उन्होंने पाया कि गुप्त सॉस और कुछ सामग्रियां जो उसने पहले से तैयार की थीं, बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थीं। इसीलिए आज के व्यंजन घटिया थे। ये सॉस जल्दबाजी में मौके पर ही बनाए गए थे। सौभाग्य से ये रेस्टोरेंट ग्राहकों की पसंद के अनुसार खाना बनाता है, इसलिए हर दिन टेबलों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती, और वे हमेशा मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता को प्राथमिकता देते हैं, जिससे वे किसी तरह काम चला पाए। इसलिए इन परिस्थितियों में चोट के कारण चाकू चलाने की कला में जीतने की संभावना कम थी। आखिरकार वू डोंगलाई ने उनके साथ ज्यादा समय तक प्रशिक्षण नहीं लिया था। हालांकि वह सामान्य रूप से खाना बनाने में माहिर थे, लेकिन चाकू चलाने की कला में वे प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते थे। जहां तक अन्य 2 व्यंजनों की प्रतियोगिता की बात है, गुप्त व्यंजनों को जल्दी से दोबारा नहीं बनाया जा सकता था, और दुकान में जो भी सामान उपलब्ध था वह खत्म हो चुका था। उनके लिए और सामान खरीदना बहुत देर हो चुकी थी, जो स्पष्ट रूप से जिन शांजोंग और अन्य लोगों की योजना का हिस्सा था। अगर वे अन्य चुने हुए व्यंजनों का उपयोग करके प्रतियोगिता करने के लिए सहमत होते, तो उनकी टीम अप्रत्याशित रूप से जीत सकती थी। हे, क्या मजाक है। तान परिवार के व्यंजनों की प्रतियोगिता, जहां तुम तान परिवार के व्यंजन बनाने से ही मना कर रहे हो। तुम शिया देश के लोग सच में हास्यास्पद हो। इस क्षण जिन शांजोंग ने ताना मारने से खुद को नहीं रोका।
वह झांग दागुआन को अपने बिछाए जाल से इतनी आसानी से कैसे निकलने दे सकता था? तुम्हें किसने बताया कि तान परिवार के व्यंजन केवल ये 2 ही व्यंजन बनाते हैं? शिया देश की पाक कला संस्कृति विशाल और गहरी है। एक साधारण स्टिक इसे कैसे समझ सकता है? बकवास। जब व्यंजनों की बात आती है तो मेरा स्टिक देश तुम्हारे शिया देश से कम नहीं है। शार्क फिन और एबालोन पकाने की विधियां तान परिवार के व्यंजनों का सार हैं। मैं सामग्री बदलने से इनकार करता हूं। दोनों ने जोरदार बहस की, 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। बस करो, अगर ऐसा है तो फिर पीले शोरबे में ब्रेज्ड शार्क फिन और चाकू चलाने की कला की प्रतियोगिता होनी चाहिए। बाकी व्यंजन के लिए मुख्य सामग्री केवल एबालोन ही होनी चाहिए। ये तियान्यू ने इस बिंदु पर बात की। अंत में दोनों पक्षों ने सहमति में सिर हिलाया और सामग्री तैयार करना शुरू कर दिया। प्रतियोगिता का पहला दौर पीले शोरबे में पकी हुई शार्क फिन का था। इस व्यंजन में न केवल सूप के आधार और सामग्री के अनुपात और आंच पर नियंत्रण पर जोर दिया जाता है, बल्कि कच्ची सामग्री को अत्यंत सावधानी से संभालना भी आवश्यक होता है। लेकिन अब जब झांग दागुआन के हाथ बुरी तरह घायल हो गए थे तो वह केवल वुडोंगलाई को किनारे से निर्देश दे सकते थे। अध्ययन का समय कम होने और प्रतियोगिता के भारी दबाव के कारण उन्होंने बीच में ही गलती कर दी। अंततः जैसा कि अपेक्षित था, जिन शांजोंग की टीम जीत गई। गुरुजी, मैं वुडोंगलाई को अपराधबोध हुआ और वह रोना चाहता था। उसे लगा कि उसकी अक्षमता ही पहले दौर में इस विनाशकारी हार का कारण बनी। खुद को दोष मत दो, उन्होंने पहले ही जाल बिछा रखा था। प्रतियोगिता के लिए जल्दबाजी में हाँ कहना भी तुम्हारे गुरुजी की ही गलती थी। अफसोस। उसी क्षण झांग दागुआन काफी बुरा प्रतीत हुआ। तो तान परिवार के तथाकथित असली वारिस द्वारा बनाए गए व्यंजन इतने घटिया हैं। गाढ़ी चटनी में भी मछली की गंध आ रही है। सच में हास्यास्पद। लगता है तान परिवार के व्यंजनों को आगे बढ़ाने और लोकप्रिय बनाने के लिए हमारे स्टिक कंट्री की जरूरत है। हा हा हा। इस समय जिन शांजोंग जोर से हंसा, जिससे वहां मौजूद सभी लोग गुस्से से घूरने लगे। ये स्टिक बहुत घमंडी था। यहां तक कि अध्यक्षता के लिए आमंत्रित ये तियान्यू भी भौहें चढ़ाकर नाराज हो गया। पहला दौर जिन शांजोंग जीत गया। अगला दौर चाकू चलाने की कला का है। मुकाबला शुरू हो। इस तरह ये तियान्यू ने जल्दी से पहले दौर का परिणाम घोषित किया और प्रतियोगिता का दूसरा दौर शुरू कर दिया। 1 मिनट रुको, मैं ये दौर जीतूंगा। इस समय भार्गव भीड़ के बीच से निकलकर बाहर चला गया। तुम कौन हो? जिन शांजोंग और बाकी सबने भार्गव को देखते हुए भौहें चढ़ाईं। भाई, वू यंग भी दौड़कर वू डोंगलाई के पास आ गई। यंगयिंग, क्या ये तुम्हारा दोस्त है? वू डोंगलाई ने पूछा। हाँ, ये भाई पियाओ भार्गव हैं जिनके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था, वू यंग ने सिर हिलाकर कहा। मैं कौन हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस दौर में हिस्सा लूंगा, भार्गव ने सीधे कहा। इस प्रतियोगिता में भाग लेने की तुम्हारी क्या योग्यता है? क्या तुम मुझसे लड़ने के लायक भी हो? जिन शांजोंग ने उपहास किया। भार्गव ने कोरियाई की बातों को अनसुना कर झांग दागुआन की ओर चल दिया। मास्टर झांग, ये प्रतियोगिता चाकू चलाने के कौशल की है। आपका हाथ तो इसमें टिक नहीं पाएगा। आपके शिष्य की बात करें तो उसकी वर्तमान स्थिति और कौशल को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वह उस कोरियाई को हरा पाएगा। आखिर वे पूरी तैयारी के साथ आए हैं और आपने पहले जो कहा था उससे लगता है कि उन्होंने आपके तान परिवार के व्यंजनों में महारत हासिल कर ली है। जीतने के लिए आखिरी दौर में सिर्फ अप्रत्याशित जीत ही काम आएगी। आप और आपके शिष्य के लिए भले ही तान परिवार के व्यंजन सीक्रेट ब्रेज्ड अबालोन का मुकाबला कर सकें या नहीं, मुझे लगता है कि आप आत्मविश्वास से भरे नहीं हैं। तो क्यों न मुझे ही कोशिश करने दें। मरे हुए घोड़े को जिंदा समझकर क्या करें। मूल रूप से भार्गव की जुबान लॉन्ग एक्यूपंक्चर तकनीक से वह झांग दागुआन के घायल हाथ को पूरी तरह ठीक कर सकते थे, लेकिन कुछ देर देखने के बाद उन्होंने वह विचार पूरी तरह छोड़ दिया। भले ही झांग दागुआन का हाथ अब ठीक हो गया हो, लेकिन तान परिवार के सबसे कुशल व्यंजन पहले ही प्रतिद्वंद्वी के हाथ में जा चुके थे। चूंकि उन्होंने चुनौती देने और जोखिम उठाने का साहस किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनमें जीतने का आत्मविश्वास था, भले ही झांग दागुआन का हाथ बिल्कुल ठीक था। आत्मविश्वास के बिना जिन शांजोंग और अन्य लोग ये तियान्यू, जिसे सुनहरी जीभ कहा जाता है, को आमंत्रित नहीं करते, नहीं वे इतने सारे मीडिया कर्मियों से संपर्क करते जो भोजनालयों के वेश में यहां इस प्रतियोगिता के लाइव प्रसारण के लिए पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे। इसके अलावा दूसरी तरफ का वह कोरियाई व्यक्ति बहुत ही घमंडी था। शिया देश एक महान राष्ट्र है, ऐसे निर्लज बदमाशों को यहाँ इतनी धृष्टता करने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? इसलिए उसने स्वयं कार्रवाई करने का निर्णय लिया। भार्गव, सबसे पहले मेरी बहन की मदद करने के लिए और अब आगे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन खाना बनाना एक कुशल काम है, ये हर कोई नहीं कर सकता, इसके लिए अनुभव की आवश्यकता होती है। लापरवाही मत करो। वू डोंगलाई ने यह सुनकर भी उसे समझाने के लिए आगे कदम बढ़ाया। उसके विचार में भार्गव की आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, वह एक धनी व्यक्ति होना चाहिए, अन्यथा वह अपनी बहन पर इतना पैसा
खर्च नहीं करता। जब वू यंग ने उसे यह बात बताई तो वह काफ़ी देर तक हैरान रह गया। 2 बार उपहार देकर वू यंग ने आसानी से करोड़ों रुपये कमा लिए थे। साथ ही उसे इस बात की भी चिंता सता रही थी कि क्या भार्गव की उसकी बहन के प्रति कोई बुरी मंशा है। अगर कोई इतना अमीर व्यक्ति जो पल भर में करोड़ों रुपये लुटा सकता है उसकी बहन के प्रति कोई बुरी मंशा रखता है तो अपनी मौजूदा ताकत के दम पर उसके पास विरोध करने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। हालांकि आज भार्गव के आने तक वू यंग और भार्गव के बीच हुए कई संदेशों के आदान प्रदान से वू डोंगलाई ने सब कुछ देख लिया था। ये भार्गव सचमुच एक सज्जन व्यक्ति था, इसलिए उसकी सबसे बड़ी चिंता दूर हो गई। और इस समय भार्गव का आगे आना इस बात का और सबूत था कि उसने उसे गलत नहीं समझा था। लेकिन अब वे खाना पकाने की प्रतियोगिता में थे और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि भार्गव के पास खाना पकाने का कोई असाधारण कौशल होगा। शायद अमीर लोग घर पर स्वादिष्ट भोजन और पेय पदार्थों पर शोध करना पसंद करते हैं, लेकिन पारंपरिक पाक कला की तुलना में ये बिल्कुल अलग स्तर है। झांग डागुआंग भी यही महसूस कर रहा था। हालांकि भार्गव की बात सही थी, लेकिन खाना पकाने की प्रतियोगिता बच्चों का खेल नहीं थी जिसमें कोई भी भाग ले सके। इसके अलावा यह उसके मालिक के लेगेसी रेस्टोरेंट का मामला था। भले ही उसे हारना पड़े, वह अपनी ही जुल्म से हारना चाहता था। जैसे ही वह मना करने वाला था, बाहर से शोर मच गया। हट जाओ, रास्ता मत रोको। सबने मुड़कर देखा तो एक सलीके से कपड़े पहने लेकिन घमंडी नौजवान अपने कुछ अंगरक्षकों के साथ भीड़ को चीरता हुआ अंदर आ रहा था। हे बॉस, मैंने आपको लाइव स्ट्रीम देखते हुए यहीं देखा तो सोचा कि क्या आपको किसी मदद की ज़रूरत है। लोगों को अंदर लाने वाले उस नौजवान ने भार्गव को देखते ही पहचान लिया, दौड़कर उसके पास आया और उसके चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान फैल गई। लिन शाओटियन। भार्गव थोड़ा हैरान था। पिछली बार सबक सीखने के बाद से ये लड़का बेशर्मी से उससे चिपका हुआ था, मानो उसका छोटा भाई बनना चाहता हो। भार्गव ने इस बात पर सहमति नहीं दी थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का उसे अपना बॉस बनाने पर तुला होगा, जिससे वह अवाक रह गया। आखिरकार मुस्कुराते हुए व्यक्ति को कोई मारता नहीं है और उसने उसे नाराज भी नहीं किया था। तुम लोग कौन हो? जल्दी यहाँ से निकल जाओ, हमारी प्रतियोगिता में दखल मत दो। इस समय डोंग तियानहाओ चिल्लाया। यह एक अच्छी प्रतियोगिता होनी थी और वे दशकों पुराने झगड़ों को सुलझाने वाले थे, लेकिन तभी ये लोग आ गए। अरे यार, मैंने सोचा था कि मैं काफ़ी घमंडी हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई बुरा आदमी इस युवा मालिक पर चिल्लाने की हिम्मत करेगा। मर्द, इसे बाहर ले जाओ और पीट दो। इस आदमी को भार्गव की ओर इशारा करते और गाली देते देख लिन शाओटियन तुरंत गुस्से में आ गया। इस युवा स्वामी ने उनके सामने घुटने टेक कर दया की भीख मांगी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बूढ़े आदमी की उन्हें गाली देने की? तुम इस युवा स्वामी को समझते क्या हो? मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। इस तरह सभी के आश्चर्य के बीच डोंग तियानहाओ को लिन शाओतियान के अंगरक्षकों द्वारा सीधे बाहर घसीट कर लाया गया और लगातार चीखते हुए बेरहमी से पीटा गया। एक क्षण बाद बुरी तरह पिटे डोंग तियानहाओ को वापस अंदर घसीट कर लाया गया और जमीन पर पटक दिया गया। मेरा भाई चेन यहाँ है, तुम सब इस युवा स्वामी के लिए शांत हो जाओ। मौत को दावत देने वाले मूर्खों की तरह व्यवहार मत करो। वह कई वर्षों से एक अयाश दूसरी पीढ़ी का अमीर बच्चा था। वह शायद अन्य चीज़ों में अच्छा न हो, लेकिन इन कमजोरों को धमकाना उसके लिए स्वाभाविक था। यहाँ तक कि झांग डागुआंग, जिसने मना करने का इरादा किया था, अब चुप हो गया। इससे भार्गव थोड़ा हैरान हुआ। ऐसा लगता था कि कभी कभी अपरंपरागत तरीकों का इस्तेमाल करना खुद को घिस घिस कर गला खराब करने से कहीं बेहतर होता है। शाबाश, ये सोचकर भार्गव ने लिन शाओबेई की प्रशंसा करने में जरा भी संकोच नहीं किया। हाँ बॉस, मैं आपको बता दूं, मैं बाकी चीज़ों में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन इसमें अच्छा हूँ। मैं इस प्रशंसा से लिन शाओबेई बेहद खुश हो गया और फिर से अपनी बढ़ाई करने लगा। ठीक है, चुप रहो। क्या तुम आसमान में उड़ने वाले हो? पहले यह मामला सुलझाओ। ओह ठीक है बॉस, ही। भार्गव की डांट के बावजूद लिन शाओबेई खुश था। क्या उसने ध्यान नहीं दिया कि इस बार जब उसने उसे बॉस कहा तो भार्गव ने मना नहीं किया? ऐसा लग रहा था कि उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। उसने अपने दादाजी से भार्गव और बूढ़े किन के रिश्ते के बारे में सुना था, जो उसे आश्चर्यचकित कर गया था। किन तियानलोंग, उस जैसे अयाश को भी उस बूढ़े को भगवान की तरह पूजा जाता था। अब ये जानकर कि भार्गव वास्तव में किन तियानलोंग को अपना भाई कहता है, वह कैसे बर्दाश्त कर सकता था। इसीलिए उसने बेशर्मी से भार्गव का छोटा भाई बनने की जिद की। अगर वह सफल हो जाता तो क्या घर में उसका रुतबा उसके दादाजी के बराबर नहीं हो जाता? दादाजी किन तियानलोंग के छोटे भाई हैं और वह भार्गव का छोटा भाई है। छी, ये सोचकर ही उसे खुशी हो रही है। मास्टर झांग, मेरे सुझाव के बारे में आपका क्या ख्याल है? इस समय भार्गव ने फिर से झांग डागुआन की ओर देखा। जैसे ही वह मना करने वाला था, उसने अचानक अपने बगल में लिन शाओतियान की खतरनाक निगाहें देखीं और उसके मुंह से निकले शब्द तुरंत वापस निकल गए।
तान परिवार के भोजनालय के मालिक के रूप में वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि वह इस अयाश युवा मालिक को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। मैं सहमत हूं, उसने मजबूरी में कहा। बूढ़े, ये आप देख रहे हैं कि बॉस झांग मान गए हैं। मैं अगले 2 मुकाबलों में हिस्सा लूंगा। ये तियान्यू ने झांग दागुआन को देखा, फिर लिन शाओबेई को देखा जो उसे घूर रहा था, और उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। उसने चुपचाप सहमति में सिर हिलाया। उसने तो सिर्फ जज बनने के लिए पैसे लिए थे, वह मौत को दावत नहीं देना चाहता था। जहां तक जिन शांजों की बात है, लिन शाओबेई को अंदर आते ही इतना दबंग देखकर उसने स्वाभाविक रूप से कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। क्या उसने डोंग तियानहाओ को जमीन पर बुरी तरह पिटते हुए नहीं देखा था? इसके अलावा क्रूर होना खाना पकाने में माहिर होने की गारंटी नहीं है। अगर हार भी जाओ तो नतीजा वही होगा। उसने भार्गव को कुछ देर देखा था और उसे खाना पकाने का उस्ताद नहीं लगा था, इसलिए उसने भी चुपचाप सहमति दे दी। अच्छा, चूंकि दोनों पक्ष सहमत हैं, तो अगले मुकाबलों में श्री भार्गव झांग दागुआन की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे। ये दूसरा दौर चाकू चलाने की प्रतियोगिता है और यह अभी शुरू होती है। ये तियान्यू के बोलते ही बाहर से 2 तरह की सामग्रियां अंदर लाई गईं, एक बड़ा तरबूज और दूसरा टोफू का एक टुकड़ा। ऐसा लग रहा था कि जिन शांजोंग और उनके साथियों ने ये चीज़ें बहुत पहले से तैयार कर रखी थीं। इस चाकू चलाने की कला प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य नक्काशी करना था, जिसमें काटने या कद्दूकस करने की तुलना में किसी रसोई के चाकू चलाने के कौशल की कहीं अधिक परीक्षा ली जाती थी। सामग्रियां पहले कौन चुनेगा, ये तय करने के लिए आप सिक्का उछाल सकते हैं, और आपके पास अपना उत्पाद बनाने के लिए 30 मिनट का समय है। तो दोनों पक्षों ने सिक्के का एक एक पहलू चुना। भार्गव ने टेल चुना और जिन शांजोंग ने हेड चुना। ये तियान्यू ने सिक्का उछाला, उसे हथेली पर पकड़ा और खोला। जिन शांजोंग मुस्कुराए। हेड आया था और उन्होंने तुरंत तरबूज चुना। अपनी उत्कृष्ट कारीगरी के बल पर उन्होंने तरबूज को चुना, जिस पर नक्काशी करना दोनों में से आसान था। सभी जानते थे कि टोफू पर नक्काशी करना तरबूज की तुलना में कई गुना अधिक कठिन होता है। एक छोटी सी गलती से टोफू टूट सकता था, जिससे सारी मेहनत बेकार हो जाती। भार्गव को टोफू काटते देख सबका चेहरा बिगड़ गया। अगर झांग दागुआन घायल न भी होता, तब भी उसके लिए टोफू काटना बहुत मुश्किल होता। कितनी बुरी किस्मत! अगर उसने तरबूज चुना होता तो अच्छा होता, है ना? अब उस स्टिक को फायदा मिल गया। मैं अभी से उस स्टिक का घमंडी चेहरा सोच सकता हूँ। सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये नतीजा देखकर सभी देखने वाले गुस्से से भर गए। आखिर ये स्टिक शिया देश की संस्कृति का अपमान करता रहा था। उनके पास यंग मास्टर लिन जैसा कानून तोड़ने वाला बैकग्राउंड नहीं था, वरना वे दौड़कर आते और इस बेवकूफ स्टिक की पिटाई कर देते। बच्चे, बस देखते जाओ कि तुम कैसे हारते हो। जिन शांजोंग, जो उसे और ताना मारने ही वाला था, यंग मास्टर लिन की गुस्से भरी निगाह देखकर तुरंत चुप हो गया। अगर भार्गव ने यंग मास्टर लिन को रुकने का इशारा न किया होता, तो वो उस छड़ी को तब तक पीटते रहते जब तक उनके माता पिता भी उन्हें पहचान न पाते। स्विश 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 टिल्ड। जिन शांजोंग ने नक्काशी शुरू कर दी थी। चुनौती देने और जोखिम उठाने की हिम्मत करने वाले में स्वाभाविक रूप से कुछ हुनर तो होता ही है। उन्होंने नक्काशी का चाकू पकड़ा और लगातार तरबूज को तराशते रहे। देखते ही देखते 2 सजीव दिखने वाले शुभ ड्रैगन बनकर तैयार हो गए, बस 2 ड्रैगन मोती से खेलते हुए, कि इस कृति को पूरा करने के लिए आखिरी ड्रैगन मोती की कमी थी। इस समय दर्शकों की वाहवाही और प्रशंसा की गूंज सुनाई दी, जिससे जिन शांजोंग के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। लेकिन जब उन्होंने ऊपर देखा तो वे दंग रह गए। अब सभी दर्शक भार्गव की तरफ देख रहे थे। पहले की प्रशंसा और वाहवाही स्पष्ट रूप से उसके लिए नहीं, बल्कि भार्गव के लिए थी। वह अपनी नक्काशी वाली छुरी रोककर गर्दन झुकाकर भार्गव की ओर देखने लगा। उस समय भार्गव एक हाथ में टोफू का टुकड़ा पकड़े हुए उसे नमकीन पानी में डाल रहा था और दूसरे हाथ में नक्काशी वाली छुरी उठा रहा था। उसने बस एक पल के लिए रुककर काम शुरू किया। उस समय नक्काशी वाली छुरी किसी दिव्य ब्रश की तरह थी, जो भार्गव के हाथों में टोफू पर सहजता से चल रही थी। बिंदु, हल्के झटके, वार, स्ट्रोक, पूरी नक्काशी की प्रक्रिया। जैसे ही भार्गव के हाथ में छुरी चल रही थी, मानो उसमें एक दिव्य आकर्षण आ गया हो। इन सब ने सबको एक अजीब सा भ्रम दिया, मानो भार्गव किसी जीवन का पालन पोषण कर रहा हो। समय बीतता गया और 15 मिनट बाद भार्गव ने अपनी नक्काशी वाली छुरी रोक दी। सबने ध्यान से देखा। पानी में टोफू का टुकड़ा अभी भी अपने मूल आकार में था, उसमें कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। हा, तुम आधे दिन से कढ़ाई करने की तरह समय बर्बाद कर रहे हो, लेकिन पता चला कि तुम तो बस चांदी की परत चढ़ी पीतल की भाले की नोक हो, सिर्फ दिखावा, कोई सार नहीं, बिल्कुल हास्यास्पद तुम। ये देखकर जिन शांजोंग तुरंत उसका मजाक उड़ाने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अचानक उसकी आवाज़ रुक गई और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। भार्गव का हाथ, जिसमें टोफू था, पानी में कुछ बार धीरे से कांपा और उसी क्षण ब्लॉक के आकार का टोफू चमत्कारिक रूप से बदल गया।
कांपने से टोफू के टुकड़े लगातार गिरते रहे और सबके सामने एक सजीव बुद्ध प्रतिमा प्रकट हुई। अरे बाप रे, क्या यह अरहत को वश में करने वाला ड्रैगन है? जी हाँ, ये सचमुच अरहत को वश में करने वाला ड्रैगन है। अद्भुत, दिव्य कौशल। टोफू को इस तरह कैसे तराशा जा सकता है? मैं सचमुच ज्ञानी हो गया हूँ। वाह, उस छड़ी ने मोती से खेलते 2 अजगर उकेरे थे और ये सुंदर लड़का अजगर को वश में कर रहा है। न सिर्फ उसकी तकनीक जबरदस्त है बल्कि उसका काम भी कमाल का है। हाँ, जब आप अजगर को वश में करने वाले अरहत से मिलते हैं तो अजगर को भी झुकना पड़ता है। ये तो बहुत ही अद्भुत है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सबके चेहरे उत्साह से भर गए। ये तो तय था कि भार्गव ने ये चाकू कला प्रतियोगिता जीत ली। उन्होंने न सिर्फ इस अद्भुत चाकू कला को देखा बल्कि अपने देश के किसी व्यक्ति को छड़ी वाले देश के कचरे को मात देते हुए देखकर उन्हें और भी खुशी हुई। उस लड़के को इतना परेशान करने के लिए किसने कहा था? शिया देश की संस्कृति को लगातार नीचा दिखाते रहे। अब तो वो हक्का बक्का रह गया होगा, है ना? मूर्ख हिरण, असंभव। टोफू को इस तरह कैसे तराशा जा सकता है? जिन शांजोंग ने अविश्वास से भार्गव के हाथ में मौजूद ड्रैगन सबड्यूइंग अरहत को देखते हुए कहा। हैरानी के मारे उन्होंने जरूरत से ज्यादा जोर लगा दिया और उनकी पिछली कृति 2 ड्रैगन्स प्लेइंग विद अ पल पूरी तरह नष्ट हो गई। दूसरे दौर में श्री भार्गव जीत गए। कमाल है श्री भार्गव, मैंने ये ने पूरे देश के तरह तरह के व्यंजन चखे हैं, लेकिन ऐसी तराशी सचमुच अविश्वसनीय और अद्भुत है। मैं ये बहुत प्रभावित हूँ। दूसरे दौर का परिणाम घोषित करने के बाद ये त्यान्यू, जिन्हें गोल्डन टंग कहा जाता है, ने उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। हमेशा आपसे बेहतर लोग होते हैं। शिया देश की पाक कला संस्कृति विशाल और गहरी है। कुछ तुच्छ विदेशी देश इसे कैसे कुचल सकते हैं? श्री ये की बात मानते हुए भार्गव ने जिन शांजोंग को करारा जवाब दिया, लेकिन एक पल के लिए भी उसकी ओर नहीं देखा। हम अभी तो बस 1-1 का स्कोर है। अगला राउंड अबालोन का है, देखते हैं तुम इतने घमंडी क्यों हो। इस समय जिन शांजोंग का दिल गुस्से से जल रहा था, लेकिन इस नौजवान ने उसे अप्रत्याशित रूप से शांत कर दिया। हालांकि आने वाली प्रतियोगिता के लिए वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। तान परिवार का खाना 100 साल से चला आ रहा है, जो शार्क फिन और अबालोन बनाने की अपनी गुप्त विधियों पर निर्भर है। यह न केवल शिया काउंटी में बल्कि विश्व स्तर पर एक अनोखी क्लासिक रेसिपी है। डोंग तियानहाओ को हराने के बाद उसने ये नुस्खा हासिल किया था। वर्षों से उसने लगातार अभ्यास किया और सुधार किया और अबालोन परिवार के खाने के मूल स्वाद को भी पार कर चुका है। और यह भार्गव, चाहे उसका चाकू चलाने का कौशल कितना भी अच्छा क्यों न हो, अबालोन पकाने की बात आने पर निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। ठीक है, वर्तमान स्कोर 1:1 है। अंतिम राउंड खाना पकाने का है और सामग्री है बैंगनी एबालोन। श्री ये के बोलने के बाद कोई फिर से 2 प्लेटें लेकर आया, जिनमें से प्रत्येक में 2 सिर वाला बैंगनी एबालोन था। एबालोन एक सूखा समुद्री भोजन है। बैंगनी एबालोन बैंगनी भूरे रंग का होता है, लगभग 7 या 8 फीट मोटा, लगभग 2 इंच लंबा, अंडाकार आकार का और अपने सबसे चौड़े बिंदु पर लगभग 1 इंच चौड़ा होता है। और बैंगनी एबालोन हिटैन फैमिली कुजीन के खास टेंडर हॉटेड एबालोन व्यंजन के लिए चुनी गई एकमात्र सामग्री है। आमतौर पर बैंगनी एबालोन को गर्म पानी के एक बर्तन में भिगोया जाता है, फिर एक बड़े चूल्हे पर आग और सूप के बर्तन के बीच रखा जाता है। लगभग 4 घंटे बाद ये लगभग 4 इंच लंबा हो जाता है, फिर इसे धीमी आंच पर पकाया जाता है, जैसे ब्रेस्ड पोर्क को पकाया जाता है। ये 4 बैंगनी एबालोन प्रतियोगिता के लिए प्राकृतिक रूप से पहले से ही हाइड्रेटेड थे। बैंगनी एबालोन प्राप्त होने पर जिन शांजोंग ने तुरंत टैन परिवार की पाक कला पद्धति के अनुसार इसे चरण दर चरण पकाना शुरू कर दिया। हम देखते हैं बाद में तुम कैसे हारते हो। जिन शांजोंग को पूरा भरोसा था ये लड़का तो एबालोन एक प्रकार का समुद्री जीव को अच्छे से पकाना नहीं सीख पाएगा। लेकिन तभी देखने वालों ने एक बार फिर हैरानी से वाहवाही की। इस समय भार्गव ने एक बार फिर अपनी उत्कृष्ट चाकू चलाने की कला का प्रदर्शन किया। उनके हाथ में चाकू लगातार घूम रहा था और हल्के से 2 बैंगनी एबालोन को भेद रहा था। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से, हालांकि ब्लेड स्पष्ट रूप से बैंगनी एबालोन के अंदर चला गया था, सतह पर एक भी खरोंच नहीं दिखाई दे रही थी। बेशक पानी में टोफू नक्काशी का चमत्कार पहले ही देख चुके सभी लोग जानते थे कि एक नया चमत्कार अवश्य ही प्रकट होने वाला है। इसलिए सभी लोग उत्सुकता से आने वाले बदलावों को देख रहे थे, उनकी निगाहें दृश्य पर टिकी हुई थीं। इसके बाद भार्गव ने वो डोंगलाई से कुछ कहा और वह पीछे की रसोई में चले गए। थोड़ी देर में वह कुछ उपकरण लेकर आए। सभी ने ध्यान से देखा और पाया कि यह तरल नाइट्रोजन था। वह क्या करने जा रहा है? तरल नाइट्रोजन का उपयोग करने का मतलब निश्चित रूप से कम तापमान पर प्रसंस्करण है, लेकिन क्या तरल नाइट्रोजन से उपचारित होने के बाद एबालोन का स्वाद अच्छा रहेगा? क्या इससे एबालोन का ताज़ा स्वाद खराब नहीं हो जाएगा?
भार्गव को एक विशेष सुई का उपयोग करके बैंगनी एबालोन के अंदर तरल नाइट्रोजन इंजेक्ट करते हुए देखा गया। पूरा बैंगनी एबालोन अंदर से जमने लगा। बैंगनी एबालोन को लिक्विड नाइट्रोजन से ट्रीट करने से इसका ताज़ा स्वाद पूरी तरह से खराब हो जाता है। तुम पहले ही हार चुके हो। जिन शांजोंग को चिंता थी कि भार्गव उसकी चाकू चलाने की कला देखकर कोई चमत्कारिक व्यंजन बनाने वाला है, लेकिन लिक्विड नाइट्रोजन को देखकर वह पूरी तरह से निश्चिंत हो गया। एबालोन खाने का सार उसकी स्वाभाविक ताजगी में है। गुप्त चटनी स्वाद को बढ़ाने के लिए होती है, न कि एबालोन के प्राकृतिक स्वाद को छिपाने के लिए। यही कारण है कि बाहर सभी लोग एबालोन के लिए चटनी बनाने में व्यस्त हैं, फिर भी कोई भी तान परिवार के अनोखे सीक्रेट सॉफ्ट सेंटेड एबालोन की बराबरी नहीं कर सकता। इस बार जिन शांजोंग ने सबसे पहले सीक्रेट सॉफ्ट सेंटेड एबालोन तैयार किया और इसे ये तियान्यू को परोसा। एल्दये ने एक निवाला लिया, अपनी आंखें बंद की और स्वाद का आनंद लिया। धीरे धीरे उनके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। ये कहना गलत नहीं होगा कि जिन शांजोंग ने सीक्रेट सॉफ्ट सेंटेड एबालोन की कला में महारत हासिल कर ली थी, शायद उससे भी थोड़ा आगे निकल गया था। इसमें कोई हैरानी नहीं कि बैंगजी ने आकर उन्हें शर्त लगाने की चुनौती दी, उसमें वाकई कुछ हुनर था। एल्दये का चेहरा देखकर जिन शांजोंग जीत के पक्के इरादे से मुस्कुराया। बच्चे, समय बर्बाद मत करो। लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करने का मतलब है कि तुम हार चुके हो। वापस जाओ और कुछ साल अभ्यास करो। हा। इस तरह उसने बिना किसी संकोच के उसका मजाक उड़ाया। भार्गव ने सिर भी नहीं उठाया और अपनी चटनी बनाने में जुट गया। ये देखकर कि दूसरी पार्टी उसे नज़रअंदाज कर रही है और बाकी लोगों का ध्यान भी उस पर नहीं है, जिन शांजोंग उब गया। वह तिरस्कार भरी नज़रों से वहीं खड़ा रहा, भार्गव के काम खत्म होने का इंतजार कर रहा था ताकि वह फिर से उसकी आलोचना कर सके। यह क्या कर रहा है? ये सॉस में तेज शराब मिला रहा है। इसका मकसद क्या है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जब सब लोग उलझन में थे, भार्गव ने झटपट लिक्विड नाइट्रोजन की सुई निकाली, ताज़ा बनी सॉस को सीधे एबालोन पर डाला और साथ ही एक खास लाइटर से उसमें आग लगा दी। वुश टिल्डर, सॉस में तुरंत आग लग गई, तेजी से बैंगनी एबालोन को अपनी चपेट में ले लिया और अंदर तक फैल गई। इस समय लिक्विड नाइट्रोजन से जमा हुआ बैंगनी एबालोन तेजी से पिघल गया और कमल के फूल की तरह खिल उठा। अरे वाह, कमाल का हुनर! ये कुछ बुधास फ्यूरी तांग लोट्स जैसा दिखता है। धिक्कार है, तुमने डोलू डालू बहुत ज्यादा देखा है ना? लेकिन ये सच में वैसा ही दिखता है। आग की लपटों में लिपटे कमल के बैंगनी रंग के एबालोन को देखकर सब लोग अचंभित रह गए। इस समय झांग दागुआंग इतना स्तब्ध था कि कुछ बोल नहीं पा रहा था। पिछली चाकू प्रतियोगिता ने उसे भार्गव के प्रति एक नया नजरिया दे दिया था। उसकी चाकू चलाने की कला सचमुच चमत्कारिक थी। उसने खुद से पूछा, अगर उसे प्रतियोगिता में भाग लेना होता तो वह उसका प्रतिद्वंद्वी बनने से बहुत दूर होता। इसलिए वह इस प्रतियोगिता के लिए बहुत उत्सुक था। हालांकि भार्गव से उसकी उम्मीदें बहुत अधिक थीं, फिर भी उसे लगा कि वह इस समय गलत था। उसने इस युवक को कम आंका था। इस बैंगनी एबालोन को तैयार करने का तरीका सचमुच अनोखा था, ये वाकई चौंकाने वाला था। एल्दये, कृपया इसे चखें, भार्गव ने शांत भाव से कहा। एल्दये ने अपने सामने रखे खूबसूरत कमल के बैंगनी रंग के एबालोन को देखा और उसे खाने में उन्हें वास्तव में हिचकिचाहट महसूस हुई। ये कला का एक उत्कृष्ट नमूना था। गर्मागर्म ही खा लीजिए, भार्गव ने फिर आग्रह किया। ठीक है। हालांकि एल्दये हिचकिचा रहे थे, फिर भी उन्हें परखना ही था, इसलिए उन्होंने सावधानी से एक निवाला लिया। हिस्टिल्डर, बस एक निवाला। चबाने से पहले ही एबालोन का ताज़ा स्वाद उनके पूरे मुंह में भर गया। ये कैसे संभव है? यह उनका पहला विचार था। वह जानते थे कि ये एबालोन सूखे हुए होते हैं। हालांकि इन्हें पानी या तेल में भिगोकर एक विशेष चटनी के साथ परोसने से एबालोन की असली ताजगी बरकरार रहती है, लेकिन ताज़ा पकड़े गए जीवित एबालोन की तुलना में हमेशा थोड़ा अंतर रहता है। फिर भी अब उसने ऐसी ताजगी का स्वाद चखा जो जीवित एबालोन से भी कहीं अधिक थी। उसे साशिमी खाने जैसी ताजगी का एहसास हुआ। अपने मन में उठ रहे अविश्वास को दबाते हुए उन्होंने चबाना शुरू किया। सांस फूल गई। उन्होंने फिर से गहरी सांस ली और एल्दये की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। ये बनावट। अपना वाक्य पूरा किए बिना ही वे लगातार चबाते रहे। हर बार चबाने पर उन्हें बर्फ और आग का एक अद्भुत संगम महसूस हुआ और यह संगम हर बार और भी गहरा होता गया। यह अनुभूति अविश्वसनीय रूप से अद्भुत और शब्दों से परे थी। कहा जा सकता है कि ये दशकों में खाया गया उनका सबसे चमत्कारी व्यंजन था। एक छोटा सा बैंगनी एबालोन एक ही निवाले में स्वाद कलियों को कई स्तरों तक उत्तेजित कर रहा था। ये सचमुच एक दिव्य कला थी। विशेष रूप से बाहरी परत की कोमल चिपचिपाहट, केंद्र की कुरकुरी मिठास और पूरी तरह से संतुलित सॉस की परत का मिल स्वाद कलियों को चरम सीमा तक ले जा रहा था। श्रीमान भार्गव, ये व्यंजन मेरे जीवन में अब तक का सबसे स्वादिष्ट व्यंजन है। इसलिए मैं श्रीमान भार्गव को इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित करता हूँ। एल्दये ने उत्साह से घोषणा की। असंभव! जिन शांजोंग ने झट से दूसरा बैंगनी एबालोन छीन लिया और उसे काट लिया।
हिस्टिल्ड, इस क्षण उसकी स्वाद कलिकाएं भी पूरी तरह प्रभावित हुईं। उसका मुंह एक ऐसी संतुष्टि और खुशी से भर गया जिसका वर्णन करना असंभव था। ये कैसे संभव है? एबालोन को इस तरह भी पकाया जा सकता है? वह अविश्वास से भरे चेहरे के साथ बड़बड़ाया, पूरी तरह निराश। वह हार गया। उसे एक निवाले से ही उसे पता चल गया कि वह पूरी तरह हार गया है। हालांकि उसे अपने पाक कौशल पर पूरा भरोसा था, हालांकि वह बांगजी काउंटी के शीर्ष पाक कला विशेषज्ञों में से एक था, और हालांकि उसने शिया काउंटी के अनगिनत रेस्तरां को बिना किसी हार के चुनौती दी थी, लेकिन इस बैंगनी एबालोन के सामने उसे पता चल गया कि वह हार गया है। वह पूरी तरह पराजित हो गया था, निस्संदेह पराजित। हालांकि उसने सीक्रेट सॉफ्ट सेंटेड एबालोन बनाने की विधि में महारत हासिल कर ली थी, यहाँ तक कि मूल विधि से भी आगे निकल गया था, लेकिन भार्गव द्वारा बनाए गए बैंगनी एबालोन की तुलना में ये बिल्कुल अलग स्तर का था, एक बिल्कुल ही अलग स्तर का। श्री भार्गव, अगर मैं पूछने की हिम्मत कर सकूं तो इस व्यंजन का नाम क्या है? इस क्षण उन्होंने अपना सारा अहंकार त्याग दिया और निराश होकर पूछा। आइस एंड फायर 9 हेवंस अबालोन। आइस एंड फायर 9 हेवंस अबालोन। बड़ा नाम है। शिया देश की पाक कला संस्कृति सचमुच गहरी और व्यापक है। मैं शर्त के आधार पर अपनी हार स्वीकार करता हूँ। ये रहा संपत्ति का दस्तावेज। जिन शांजोंग ने दृढ़ता से क्योटो में स्थित मुख्य टैन फैमिली कुजीन शाखा के संपत्ति दस्तावेज और संबंधित दस्तावेज निकाले और उन्हें भार्गव को सौंप दिया, झांग दागुआन को नहीं। वह बहुत ही घमंडी व्यक्ति था। इस हार ने भार्गव के प्रति उसके सम्मान को और बढ़ा दिया। इसका यह मतलब नहीं था कि वह झांग दागुआन के सामने सिर झुकाएगा। याद रखना, शिया देश प्रतिभाशाली लोगों से भरा पड़ा है। यह ऐसी जगह नहीं है जहां कोई भी आकर दब जाए। इतना कहकर वह मुड़ा और बाहर चला गया। लिन शाओबेई ने उत्तेजित होकर जिन शांजोंग के हाथ से संपत्ति का दस्तावेज और अन्य दस्तावेज ले लिए और उससे कहा, मेरे मालिक ने तुमसे बात करना कतई नहीं चाहा। यह मत सोचो कि मामला खत्म हो गया है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने आंखों से इशारा किया और अंगरक्षकों के एक समूह ने जिन शांजोंग को घेर लिया और उसकी जमकर पिटाई की। आटिल्ड, तुम लोग क्या कर रहे हो? जिन शांजोंग दर्द से चिल्लाया। तुमने पहले मेरे मालिक का अपमान किया था। पिटाई तो बस हल्की सजा है। छी, एक छोटे से टुकड़े जैसा बनगजी देश मेरे शिया देश को नीचा दिखाने की हिम्मत करता है। देखते हैं दोबारा हिम्मत हुई तो क्या हुआ। लिन शाओटियन ने थूका और फिर बड़बड़ाते हुए भार्गव का पीछा किया। मैं दोबारा हिम्मत नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल हिम्मत नहीं करूंगा। कृपया मुझे जाने दो। जिन शांजोंग की दया की गुहार पीछे से सुनाई दी। सुनने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों।